बैठ जाओ। आंसर राइटिंग करी, बाकी जो लोग आ रहे हैं एक आंसर लिखने को दिया तो लिखा, एक दिन की छुट्टी में भी नहीं लिखा तो फिर इससे ज़्यादा दर्दनाक स्थिति करेंगे। ठीक है, आंसर आपका चेक हुआ करेगा, इसलिए प्लीज़ आंसर को लेके लापरवाही ना करें। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब जो लोग नहीं आए थे उनको एक बार रिकॉल करा देता हूँ, और जो लोग आए थे उनका भी रिवीजन हो जाएगा कि आखिरकार चल क्या रहा है। ठीक है, तो आपको एक ओपिनियन मिल जाएगा। आगे बाकी कोई ऐसा आंसर लिख करके लाया हो, मैंने मौलिक अधिकार और बिल ऑफ राइट में समानता लिखने के लिए बोला था, कोई लाया? लेकिन हाथ खड़ा करो। खाली 1 2 3 4 बच्चों ने 5, कोई बात नहीं बेटा, मैं समझ सकता हूँ। ठीक है, डेली लिखा करो, रैंडम चेक हो जाएगा, दिक्कत में आ जाओ। शुरू करें? तो भाई जो लोग बैठे हुए हैं मैं उन्हें बता दूं, टॉपिक चल रहा है मौलिक अधिकार। ये टॉपिक जो है ये ऊपर से अलॉट हो रहे हैं लखनऊ से, और बगल से पता चलता है कि आज आपको ये पढ़ाना है। पहले ऐसा नहीं था, क्योंकि आप भी सोच रहे होंगे कि मौलिक अधिकार से कोई भी पॉलिटी पढ़ाना शुरू नहीं करता है। ठीक है भाई, सभी को पता है कि संवैधानिक इतिहास से शुरू करता है 1773 से, लेकिन ये टॉपिक हम लोगों को बगल से अलॉट होते हैं, तो ये हमारा काम नहीं। ठीक है, तो फंडामेंटल राइट में आपको पढ़ा रहा था। अब जिन जिन लोगों ने नोट्स बनाए हैं अपने नोट्स को शुरू से पढ़ते चलिए, और जिन लोगों ने अभी तक 2 क्लासेस नहीं दी मैं उनके लिए पूरा रिवीजन करा रहा हूँ फ्लो चार्ट के माध्यम से। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने आपको एक बात ये बताई थी कि फंडामेंटल राइट्स विश्व में, यानी इसका इतिहास क्या है। सबसे पहले जो मौलिक अधिकार हैं वो विश्व में किस देश के पास आए थे? तो आप उत्तर देते चलिए। इंग्लैंड। वेरी गुड बच्चों, किस नाम से इंग्लैंड में सबसे पहली बार मौलिक अधिकार आए थे? बताओ। मैग्ना कार्टा। अब मुझे जल्दी से ये आप ही लोग बताएंगे कि मैग्ना कार्टा किस वजह से और किस वर्ष में साइन हुआ था? बताइए। वेरी गुड, 1215। परंतु किन कारणों से मैग्ना कार्टा साइन हुआ था? ये बना ही क्यों था? हाँ हाँ, ठीक है, इनके बीच में क्या हुई थी? ये संधि। ठीक है, ये संधि क्यों हुई थी इस पर मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, फ्लो चार्ट बनाता चलूंगा, बहुत डिटेल डिस्कस कर लिया। आ जाओ। उसके बाद अगली बात बताइए कि मैग्ना कार्टा पूरा करने के बाद दूसरा देश कौन सा था जिसके हमने मौलिक अधिकार की बात करी थी? वेरी गुड, यूएसए। यहाँ पर मौलिक अधिकार बेटा किस माध्यम से लाए गए? क्या यहाँ पे कोई युद्ध हुआ था? नहीं सर, यहाँ पर ये सबसे पहला देश है जिसने लिखित संविधान बनाया था 7 अनुच्छेद के साथ में, यानी 7 आर्टिकल्स के साथ में इस देश का संविधान तैयार हुआ था। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि यूएसए में 1789 में जेफरसन के द्वारा क्या लाया गया था? वेरी गुड बेटा, बिल ऑफ राइट्स, जिसे अधिकार पत्र भी कहते हैं। ठीक है, समझिएगा, पहला देश दूसरा देश। आगे समझिए, जब बात आई थी बच्चों इंडिया की, तो मैंने आपको क्या बताया था कि हमारे पास ये भी था, ये भी था। इससे हमने उठा के लिया नहीं है, हमने अमेरिका से कहा जाता है कि अपने फंडामेंटल राइट्स लिए हैं क्योंकि उनके पास लिखित में थे। क्या बाबा साहेब ने किसी युद्ध होने का इंतजार किया था? नहीं किया था। क्या बाबा साहब ने संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकार डाले थे? नहीं सर। इंडिया के संविधान में ओरिजिनल कौन से भाग में? भाग 3 अनुच्छेद पर कौन से अधिकार डाले थे? मौलिक अधिकार। प्रश्न आ जाएगा इसमें और इसमें समानता लिखिए, इसमें और इसमें समानता लिखिए। तो बात अगर समानता की आए तो मेंस में आपको लिखना है कि दोनों ही अधिकारों की बात करते हैं, परंतु एक इंग्लैंड के अंदर जो है वो प्रजा एवं राजा के बीच में संधि को दर्शाता है, परंतु भारत के अंदर ये ओरिजिनल यानी कि मौलिक रूप से दिखाता है कि भारत अपने लोगों के देश के लिए अधिकारों को लेकर कितना सहज था। तभी तो शुरुआत से डाले होंगे ना। ठीक है, ये हम लोगों ने डिस्कस करा था। उसके बाद फिर मैंने आपको ये बताया था आर्टिकल 12। बताते चलो आर्टिकल 12 क्या है? स्टेट। वेरी गुड, कौन सा स्टेट है? एमपी, यूपी या उत्तराखंड? हाँ, कौन? इंडिया। अच्छा, इंडिया है बेटा, ना तो ये एमपी है ना तो ये उत्तराखंड है। यहाँ पर मैंने बताया था कौन सा आएगा। ठीक है,
और इसी को इन्होंने कैसे लिखा है तो समझ लेना, इस आर्टिकल के अंदर लिखा हुआ है यूनियन ऑफ इंडिया प्लस संसद, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्लस स्टेट लेजिस्लेटिव, ठीक, या लेजिस्लेशन। और तीसरे नंबर पे अदर्स। मैंने आपको बता चुका हूँ अच्छे से कि इन तीनों को हम राज्य के दर्जे में क्यों रखते हैं। याद रखिएगा, हर आर्टिकल में अंदर जहां भी राज्य लिखा हुआ मिलेगा, जब तक कि वो आर्टिकल 1 से लेके 4 ना हो, 1 से लेके 4 ना हो या 263 ना हो, तब तक आप इस स्टेट का मतलब यही निकालेंगे। क्योंकि जहां पर सच में राज्य की बात हो रही होगी वहां पर मैं आपको स्पेशली बता दूंगा, जैसे आर्टिकल 371, 370 ऐसे आर्टिकल, ठीक। तो याद रखिएगा, मैंने आपको स्टोरी अच्छे से बता दी थी, अभी सिर्फ मैं आपको रिवाइज करा रहा हूँ। आर्टिकल 12 के बाद कौन सा आर्टिकल पढ़ाया था? आर्टिकल 13 किसकी बात करता है? और आर्टिकल 13 तो मैंने आपको बताया था किसकी बात करता है? जुडिशियल रिव्यू की, न्यायिक समीक्षा की, ठीक है। आर्टिकल 13 क्यों जरूरी है? क्योंकि सर आर्टिकल 13 कहता है कि कोई भी प्रावधान, संशोधन, कुछ भी अधिनियम, कोई भी ऐसा निर्देश जो हमारे भाग 3 के अधिकारों को कम या छीनता है, उसके विरुद्ध कोई भी व्यक्ति कहाँ जा सकता है? न्यायालय। आ जाओ बच्चों, ये ध्यान रखना। ऐसा कोई भी संविधान में किया गया ऑर्डर, लेजिस्लेशन, एक्ट या संशोधन जो किसी भी तरीके से इस भाग के उपबंधों या प्रावधानों पर उनको कम करेगा या छीनेगा, वह शून्य करार कर दिया जाएगा, यानी कि नल एंड वॉइड कर दिया जाएगा। ये पावर कौन देता है? आर्टिकल 13। आर्टिकल 12 अपनी मनमानी ना कर सके, कौन लगाम लगाता है? ये भी मैं बता चुका हूँ बहुत डिटेल में, 2 दिन पढ़े हम लोग, तो अब डिटेल ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं। बेटा आर्टिकल 14 किसकी बात करता है? समानता का अधिकार। वेरी गुड। ये कहाँ लागू होता है? पूरे इंडिया में। बिल्कुल सही, लेकिन सिर्फ कहाँ? कोर्ट्स में, ठीक है। दूसरी बात है, इसके अंदर 2 तरीके की समानता की बात होती है। कौन कौन सी है? हाँ, हिंदी वालों बताओ। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। मैंने बताया था कि विधि समक्ष समानता और विधि का समान संरक्षण। अच्छा, इसमें कोई अंतर बता दो। क्या बताओ भाई, इसमें अंतर बताओ। आ जाओ जो भी। वेरी गुड, वेरी गुड। और एक इंग्लैंड का है, एक यूएस का है, लेकिन मैंने आपको अंतर बताया था कि ये जो चीज है ये आ जाए, और ये जो चीज एक ब्रिटेन से ली गई है, एक इंग्लिश लॉ है, एक यूएस से। इसमें आप हमेशा एक क्लासिकल एग्जांपल याद रखेंगे, 7 साल के बच्चे वाला और 22 साल के बच्चे का। अगर कोई 7 साल का बच्चा, जल्दी बैठो बेटा, आपको पता नहीं था 9 बजे क्लास होती है, महफिल नहीं, जल्दी बैठो, बात मुस्कुरा। दूसरी बात पर ध्यान दीजिए, इसमें हमेशा याद रखिएगा, मैं सबको बताता हूँ, खासकर जुडिशरी वाली। मैं एग्जाम्पल रिपीट कर रहा हूँ। एक 7 साल के बच्चे ने, उसके पापा जो है वो घर है, पुलिस में थे, और उसने अपने पापा के साथ खेल खेल में बंदूक उठाई, बोले हैंड्स अप, पापा बोले हैंड्स अप, उसने गोली चला दी। अब उसके पिताजी जो वो मरे हैं, ये गैर इरादतन हत्या हो गई, चाहता तो कोई भी नहीं बच्चा, वो भी 7 साल का, और एक 22 साल के बच्चे ने प्लांट करके मारा। तो दोनों को अगर हम टू बी हैंग टिल डेथ, यानी धारा 302, तो 1 जुलाई से पहले की फांसी नहीं दे सकते, क्योंकि दोनों की मानसिक दशा में अंतर है, दोनों की परिस्थिति में अंतर है। तो जब भारत के न्यायालय के समय समानता की बात आई, तो उसने ब्रिटेन का और यूएसए का दोनों का कंसेप्ट उठा लिया कि हम परिस्थिति के हिसाब से देखेंगे। सर कोई और एग्जाम्पल दे दीजिए। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है पागल। अगर कोई पागल व्यक्ति किसी को मार दे तो उसे कभी सजा नहीं होती, क्योंकि वो अपनी मानसिक दशा में नहीं है। परंतु आपका प्रतिरक्षा का अधिकार भी पागल के प्रति होता है। मतलब अगर कोई पागल व्यक्ति आपकी तरफ कुल्हाड़ी लेके दौड़े तो वो आपको मार सकता है, उसे सजा नहीं होगी, परंतु अपनी जान बचाने के लिए आप भी उसे मार सकते हैं। और तीसरा एग्जाम्पल है एक महिला। अगर महिला के अस्मत पे कोई भी व्यक्ति प्रहार करने की कोशिश करता है तो महिला अपनी प्रतिरक्षा में उसकी जान भी ले सकती है। और वैसे कोई महिला किसी व्यक्ति को मार देगी तो वो भी चलेगी भैया ट्रायल में। तो ये सब चीजें मैंने बताई हैं। आज कुछ बच्चे नए आए तो मैं रिपीट कर रहा हूँ, लेकिन आगे से सभी क्लासेस लीजिएगा, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया था आर्टिकल 15। उससे पहले मैं आपको एक चीज और बता दूं जो मैंने क्लास में बताई थी कि आर्टिकल 14 के अपवाद लिखवाए। जल्दी बताइए कौन सा आर्टिकल लिखवाया अपवाद में? ठीक है, इस 361 में ऐसे कौन से 2 लोग हैं जो इस अपवाद के घेरे में आते हैं? सर प्रेसिडेंट प्लस सभी राज्यों के गवर्नर। देश का एक ही प्रेसिडेंट होता है, गवर्नर हर राज्य का होता है। मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल दिए देता हूँ।
पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने अपने यहाँ पर विधान, यानी आपको पता है लेजिस्लेटिव असेंबली जहाँ वो बैठते हैं, जैसे देश की पूरे को कंट्रोल संसद करता है, हर राज्य की विधानसभा होती है, उसी विधानसभा में काम करने वाली कर्मचारी ने पश्चिम बंगाल के गवर्नर पर आरोप लगाया है कि इन्होंने हमारे साथ सेक्सुअल एक्टिविटी करी, लेकिन इनको अनुच्छेद 361 में अधिकार प्राप्त है, जब तक ये कार्यालय पर रहेंगे इनके खिलाफ मुकदमा नहीं चलेगा। देख रहे हो अमाउंट ऑफ पावर, देख रहे हो आर्टिकल 361। दूसरा मैंने बताया था इसमें किसे छूट मिली हुई है, सर इसमें छूट मिली है हमें, और खासकर किसे, IAS राजदूतों, ठीक है। फिर मैंने इसमें तीसरी बात भी आपको बताई थी आर्टिकल 105 के अंदर कि जो हमारे संसद होते हैं, ठीक है, यानी कि सांसद, उनको विशेष अधिकार प्राप्त होते हैं। राहुल गांधी का एग्जांपल दिया था कि वो फ्लोर यानी सदन के अंदर बोल देते हैं कि इस नाम के सब चोर हैं, तो कुछ नहीं होता, परंतु सदन से बाहर जैसे ही बोल गए वैसे उन्होंने भैया एक मानहानि का केस अपने ऊपर दर्ज करा लिया, ठीक, ये भी हो गया था। अब आ जाओ आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 में मैंने आपको 3 चीजें बताई थी। पहली कौन सी बताई थी, सर आर्टिकल 15 का ये कहता है कि राज्य का मतलब कौन, हमारी सरकार, केंद्र की, राज्य की या अन्य, कोई भी भेदभाव किस आधार पर नहीं करेंगे, रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, हिंदी बोल दे रहा हूँ, रंग, नस्ल, जाति, जन्म स्थान, इन सभी चीजों पर क्या नहीं करेगा राज्य, भेदभाव, ठीक है। ये कौन कह रहा था, आर्टिकल 15 है। फिर मैंने इसमें एग्जांपल दिया था, लेकिन 15 तो एक 2 जो है वो एक बड़ा प्यारा शब्द बोल रहा था, केवल। मैं इसके एग्जांपल को पढ़ाते समय हमेशा कहता हूँ कि कौन कहता है कि संविधान के अंदर भेदभाव नहीं होता, स्पष्ट लिखा हुआ है। 15(2) अनुच्छेद घर पे जाके पुनः पढ़िएगा, वो कहता है कि सिर्फ ओनली किन किन बेसिस पर आप अंतर नहीं करोगे, रंग, रूप, जाति, भेद, लेकिन आप भेदभाव करोगे, सर कब करोगे, जब पुलिस की भर्ती निकलेगी, जब आर्मी की भर्ती निकलेगी, क्योंकि तुम एक 3.5 फीट के आदमी को पुलिस में ले लोगे, वो अपने घर पे छोटे भैया को नहीं डरा सकता, तो वो बाहर जाकर के शराबियों को क्या डराएगा। अगर तुम किसी फौजी की हाइट के मानक नहीं करोगे तो पहाड़ पे चढ़ने पे जो फिजिकल अपीयरेंस चाहिए होता है वो नहीं मिलेगा। तो मेरी बात समझिएगा, ठीक है। 15(2) इन चीजों पे असमानताओं यानी कि भेदभाव को बढ़ावा देता है। फिर आता था आर्टिकल 15(3), ये किसको आरक्षण देता था, महिलाओं प्लस बच्चों। फिर मैंने आपको इसमें बड़ा ही एक लैंडमार्क और बड़ा प्यारा जजमेंट बताया था, जल्दी से नाम बताओ केस का, वेरी गुड, इनका नाम था भैया चंपाकम, याद हो जाना चाहिए घर पे क्या कर रहे थे, ठीक है। किसके साथ, कौन सा राज्य था, केस का वर्ष कौन सा था, इस केस में क्या हुआ था, ये भारत में आरक्षण लाने वाला केस है। मैं हमेशा ये बात कही है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, आरक्षण बाबा साहब ने नहीं दिया, सर किसने दिया, ध्यान से सुन लो, पढ़ लो, पंडितों ने नहीं, पंडित जवाहरलाल नेहरू। रिपीट कर दे रहा हूँ, जो बच्चे नए आए ध्यान से सुनना। चंपाकम यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास में गई एडमिशन लेने MBBS में, जब वो MBBS में लेने गई तो उससे सीटों के लिए मना कर दिया। उससे कहा गया कि मद्रास के अंदर 1927 का एक नियम है जो 50% सीटें आरक्षित करता है मद्रास के SC और ST को। तो वो बोली क्या पागल हो गए, हमारा संविधान लागू हो चुका है, तुम बात कर रहे हो 1927 की, लेकिन 1950 में एक संविधान लागू हुआ, उसका 15(1) क्या कहता है कि कोई भी राज्य, उनको मत देखो, जल्दी बैठो, जल्दी जल्दी जल्दी, कोई डिले मत करो, आगे बैठ जाओ जहां जगह मिले, खुलेगा तो सफोकेशन, ठीक है बेटा। चंपाकम दोराई राजन ने कहा कि संविधान लागू हो चुका है और संविधान का अनुच्छेद 15(1) क्या कहता है कि रंग, जाति, नस्ल, जन्म स्थान के बेसिस पे क्या नहीं करोगे, भेदभाव। चंपाकम ने कहा कि तुम मेरा एडमिशन रोक रहे हो, किस बेसिस पे रोक रहे हो, मेरी जाति की वजह से। तो बेटा ये मामला मद्रास के उच्च न्यायालय में चला, वहां से चंपाकम दोराई राजन जीत गई, मामला सुप्रीम कोर्ट गया, चंपाकम दोराई राजन जीत गई, लेकिन अंबेडकर जी के पास नेहरू जी भग के गए और बोले हम तो हमेशा से संविधान में रिजर्वेशन देना चाहते थे। इसी के परिणाम स्वरूप भारत में पहला संविधान संशोधन हुआ 1900, कब हुआ, 1951 में पहला संविधान संशोधन हुआ। और संविधान संशोधन के अंदर कौन सा आर्टिकल जोड़ दिया, तो अब अपने नोट्स देखो, मैंने तुम्हें बड़े प्यार से लिखवाया है 15(4), जो कि इसका क्लैश किससे हो गया था, अनुच्छेद 46 से। मैं स्टोरी डीप लेके नहीं जाऊंगा, आधे घंटे मैंने बोल बोल के समझाया है कि अनुच्छेद 15(4) SC ST बैकवर्ड। फिर मैंने आपको बताया था आर्टिकल 15 के अंदर कि OBC लोगों को भी गुस्सा आ गया, क्योंकि इस आर्टिकल में जुड़ गया था अन्य पिछड़ा वर्ग। OBC जाति को लेकर के आरक्षण देने के लिए कौन कौन से आयोग बने, जरा बताओ, वेरी गुड, काका कालेलकर। दूसरा आयोग कौन सा था,
दो आयोग बनने के बाद इसी आयोग को लागू किसने करा था? बीपी सिंह की गवर्नमेंट। लेकिन जब इस गवर्नमेंट ने लागू कर दिया था तो आरक्षण की तय सीमा कितनी हो गई थी? जरा ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको बताया था। आ जाओ, SC प्लस ST। उसके अलावा कितना दिया गया था? 27% ओबीसी को। सर कैसे दिया गया था? ये जो 27% था, इसके लिए मंडल आयोग की समिति की सिफारिश जो आई थी उसमें बोला गया कि देश में 44% तो हिंदू हैं, जो कि किस में आएंगे? ओबीसी में। लेकिन देश में हिंदू छोड़ के और भी लोग हैं, कितने? 16%। कह सकते हो कि मुस्लिम है। इनमें से करीब 8% ऐसे लोग हैं जो ओबीसी में आने के हकदार हैं। तो आप अगर आंकड़ा देखो तो 44 और 8 ये 52 हो गया। लेकिन अगर 52 उठा के यहाँ पर रख देते तो हमारे संविधान के अंदर एक, आ जाओ, लिमिट लगी हुई है। और ये लिमिट कितनी है कि किसी भी कीमत पर आरक्षण इससे ऊपर। मैंने आपको हमेशा बताया कि बहुत से न्यूज़पेपर पे कहीं भी दुनिया में आपको नहीं बताया जाता कि आरक्षण 50% है। ऐसा संविधान के कौन से अनुच्छेद में लिखा है? कोई बता सकता है? मैंने अनुच्छेद भी आपको पहले ही लिखवाया है, लेकिन फिर भी पूछ रहा हूँ कि कौन से अनुच्छेद में लिखा हुआ है, ठीक है, कि हर हाल में 50% से ऊपर आरक्षण नहीं जा सकता। और बाबा साहब ये बात कह के गए। तो आर्टिकल कभी मत भूलना। फिर शासनिक कुशलता, एडमिनिस्ट्रेटिव इफिशिएंसी, ये सब मैंने पढ़ाया है, मैं रिपीट बस कर रहा हूँ। ठीक बेटा, याद रखना, इसी से संबंधित मैंने केस भी लिखवाया है। इस केस में इस बात को बोला गया। सर केस में क्यों बोला गया? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट हर अनुच्छेद की व्याख्या करने का अधिकार रखता है। याद रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट कभी विधि नहीं बनाता। सुप्रीम कोर्ट नेवर मेक्स लॉ, ओनली इंटरप्रिटेट्स द लॉ, व्याख्या करता है। ठीक है, याद रहेगी। विधि कौन बनाता है? सर हमारे घर के पीछे संजय भैया रहते हैं, हाँ कोई, क्योंकि वो क्या है, वो भैया लेजिस्लेटिव में आते हैं। ठीक है, अब ये भी नहीं कि किसान ने जो है काले कानून बना दिए तो जाके संजय भैया को पकड़ लो, उन्हें तो पता भी नहीं था कि इन कानूनों का मतलब क्या है, वो बनाए थे संसद। ठीक है, उसके बाद ये आ जाओ, मैंने डिटेल में पढ़ा दिया था आपको। फिर आर्टिकल 16 मैंने बताया था। आर्टिकल 16 के अंदर विशेषकर किसकी बात होती है? नौकरियों। ठीक है, इसमें भी मैंने आपको बताया था कि नौकरियों के समय भी सरकार कभी भी आरक्षण नहीं देती थी। लेकिन चंपाकम दोराई राजन के केस के बाद इसमें 2 प्रावधान और जोड़ दिए गए, 16। ठीक है, ये भी आपको पढ़ा दिया था कि आप सिर्फ नौकरी के समय, अपॉइंटमेंट के समय नहीं, आप किस समय भी आरक्षण दोगे? प्रमोशन के समय। ठीक है, ये भी मैंने आपको बता दिया कि बैकलॉग वैकेंसी क्या होती है। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। लेकिन इन सभी चीजों को चैलेंज कर दिया गया था, जो मैंने आपको केस बताया। और जो भी बच्चा यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा चुका है वो तुरंत ही कहेगा सर हाँ, ये केस एक लैंडमार्क केस है। इंदिरा साहनी जजमेंट, मैंने आपको बताया ये ऐसा जजमेंट है जब आरक्षण की बात होगी तब इसका जिक्र आएगा। अब जो 2-3 क्लासें छूट गए हैं वो समझ रहे होंगे कि काजोल अमरीशपुरी के साथ क्यों जा रही है, क्योंकि बेटा तुमने TDLJ शुरू से देखी नहीं। अब तुम रास्ते पर सिमरन को जो है वो किसी और नाम से पुकारना, मतलब आज तो पुकारोगी। ठीक है, इंदिरा साहनी केस में क्या हुआ था? आरक्षण की लिमिट 50% ही रखी गई। इसके साथ सिर्फ अपॉइंटमेंट पर बोला गया, प्रमोशन में मना कर दिया गया। ठीक है, लेकिन हमारी सरकार सबसे ज्यादा होशियार सरकार तुरंत ही क्या लेके आ गई थी? आर्टिकल 16 के अंदर संशोधन। अब समझ में ही कहा है। खैर ये भी आपको अच्छे से बताया है, वीडियो पढ़ेगी देख लेना। फिर पढ़ाया था आपको आर्टिकल, ठीक है, अगर कोई होशियार बने कि हमने तो कभी दलितों के साथ उत्पीड़न किया ही नहीं, तो कहना बेटा एक बार संविधान खोलो, आर्टिकल 17 पढ़ लो। अगर ऐसा हुआ नहीं तो लिखा क्यों? अगर पीलीभीत बना नहीं तो फिर जैसे एंटर होते हो तो क्यों लिखा हुआ मुस्कुराइए पीलीभीत में? लिखा नहीं कह रहा हूँ। ठीक है, तो याद रखना आर्टिकल 17 जो है बेटा, इसका नाम याद रखना, मजाक बहुत होता है संविधान में। आर्टिकल 17 को पूर्ण आर्टिकल बोलते हैं, कंप्लीट। इसका कोई अपवाद नहीं, कोई छूट नहीं है। आर्टिकल 14 में छूट है राष्ट्रपति राज्यपाल को। आर्टिकल 15 में छूट है, क्यों? 15 का 4 जोड़ दिया चंपाकन के बाद, यानी कि आरक्षण दे दिया। आर्टिकल 16 में छूट है नौकरियों में, लेकिन आर्टिकल 17 में कोई छूट नहीं, क्योंकि किसी भी प्रकार से बाबा साहेब कभी नहीं चाहते थे कि मानव एक दूसरे से जात पात या भेदभाव करे। अब आप सोच रहे हो कोविड वाला वो भी आगे आएगा, एक बच्चे ने पूछा भी था प्रश्न, वो बैठे जो आंखा बंद कर। चलो ठीक है, आर्टिकल 17 के बाद में हम लोगों ने कवर कर लिया था आर्टिकल 18। आर्टिकल 18 किसके अंत की बात करता है?
उपाधियों का अंत। मैंने आपको बड़े प्यार से बताया था कि ऐसा कौन सा व्यक्ति था जिसने उपाधियों का अंत करा था, नाम बताओ। वेरी गुड, क्या नाम था? ठीक है, इन्होंने उपाधियों का अंत करा था। ये भारत के पहले, आप कह सकते हो कि पहले इंडियन गवर्नर जनरल थे। ये ध्यान रखना, देश के पहले इंडियन गवर्नर जनरल थे। खैर, इन्होंने फॉर्मूला भी दिया था, आपको पता है, चक्रवर्ती फॉर्मूला भी दिया था, एक प्लान दिया था। खैर छोड़ो, अब मैं आपको एक चीज और बता दूं, इस आर्टिकल पे हम प्रवेश कर रहे हैं और मैंने आर्टिकल 19 को पढ़ाते हुए कहा था कि पहले आप एक मोबाइल नंबर याद रख लीजिए। कौन सा मोबाइल नंबर था? यानी तुम लोग मेरा मोबाइल नंबर याद रख सकते हो, 15 16 19 29 30। ये मोबाइल नंबर नहीं है। जो भी समझ रहे हैं कि जियो बंद हो रहा है तो सर पागल हो गए, अपनी खुद के नेटवर्क चला रहे हैं। बेटा अनुच्छेद 15 16 19 29 30 इज ओनली फॉर सिटीजन, नागरिक। तो सर आर्टिकल 14 हमें नहीं मिलेगा, तुम्हें भी मिलेगा, लेकिन बाहर से मोदी जी की मित्र आएंगी। कौन चल रही है इस समय फेमस, ठीक है, क्या नाम है उनका? मेलोनी। मेलोनी के बारे में नहीं जानते? ठीक है, आसान कर देता हूँ। मान के चलो मेलोनी जी विदेश से भारत में आए, तो वो कहने को एक ब्रिटेन की नागरिक है, या कह सकते हो आप कि भैया अंग्रेज हैं शुद्ध हिंदी में, तो क्या भारत में आके उनके साथ समान व्यवहार नहीं करोगे? सर करेंगे। तो इन अनुच्छेदों को छोड़कर बाकी के सारे जितने भी आर्टिकल हैं वो नागरिक और गैर नागरिक दोनों पर। लेकिन यही सर क्यों मिलेंगे? क्योंकि बेटा नौकरी, अब नौकरी तुम यूएसए के नागरिक को तो दोगे नहीं, बोलने की अभिव्यक्ति की आजादी, सिर्फ यही सब समझा चुका हूँ। अब आगे चलते हैं। हम लोग रीड कर रहे थे आर्टिकल 19, और आर्टिकल 19 के अंदर बेटा पहले कितने हुआ करते थे कानून? 7, लेकिन अब कितने रह गए? 6। क्योंकि सर एक आदमी था, वो आया और उसने कहा कि अच्छा मुझे चाहिए तुम्हारी संपत्ति। इस बात से कौन रोकता था? एफ का। उसने इसको ही खत्म कर दिया 44वें संविधान संशोधन 1978। ठीक है, याद रखना। तो कितने बचे सर? इसमें रह गए 6। कौन कौन से जरा बताना। हाँ, अरे ABCD भी ना बोल पाओ। हाँ, ठीक है बेटा। अनुच्छेद 19 की हेडिंग पड़ती है राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन। कई लोग वो कहते हैं बोलने की अभिव्यक्ति। ये सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। क्यों? क्योंकि ये आर्टिकल बनाते समय संविधान सभा रोई थी। क्यों रोई थी सर? क्योंकि अंग्रेजों ने तुम्हें हमेशा क्या नहीं दी थी? बोलने की आजादी। जब जब तुम कहते थे साहब, वो कहते शट अप यू इडियट। अब तुम कर भी क्या सकते थे? गांधी जी को ट्रेन से निकाल के फेंक दिया था, जबकि बहुत बड़े लॉयर थे। तो कभी भी हमें बोलने की अभिव्यक्ति की आजादी नहीं मिली। लेकिन जब बाबा साहेब ने ये आर्टिकल लिखा, तो बाबा साहेब ने इस आर्टिकल को लिखते समय कई सारी महत्वपूर्ण चीजें बताई। सबसे पहले आता है 19(1)(a। इसको बताइए जरा, क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं स्पीच एंड एक्सप्रेशन। एक दिन मैं पिक्चर देख रहा था तुषार कपूर की। तुषार कपूर जिसने सिर्फ अपने पूरी जिंदगी में ना बोल के अच्छी एक्टिंग करी है। जानते हो? नहीं जानते हो ना? तुषार कपूर ने गूंगे की एक्टिंग करी है। कौन सी ग्रैंड मस्ती पिक्चर थी उसकी? कौन सी थी? हाँ, कौन सी पिक्चर थी? गोलमाल। देखा? अभी आर्टिकल 17 पूछ लो, वो नहीं पता मेरे। तो भैया सुनो, सिर्फ आप बोल के नहीं, पर अगर आप लाल किले के बाहर झंडा लेके खड़े हो जाओ तो भी बताया जाएगा कि देशभक्ति को प्रेरणा क्या है। इसलिए इसमें 2 वर्ड लिखे हैं, स्पीच एंड एक्सप्रेशन। पत्रकार बोल के ही नहीं, छाप के। गूंगा व्यक्ति बोल नहीं सकता तो अपने हाथ से इशारे करके। इसीलिए हर पॉलिटिकल पार्टी का एक चिन्ह भी होता है कि कोई गूंगा सदस्य बन जाए तो झंडा लेके ही जा रहा है तो समझ लेंगे सदस्य है। याद रखना, इसी आर्टिकल के अंदर सबसे ज्यादा पावर मिली है न्यूज़पेपर को। ये कहीं लिखा नहीं, लेकिन ये इम्प्लाइड है, परिभाषित किया जाता है। जब तुम बतासे वाले के सामने दोना लेके खड़े हो तो वो तुम्हारे में क्या रखेगा? बतासा खुद ही रख देगा। ऐसे करके 19(1)(a में लिखा है स्पीच एंड एक्सप्रेशन। मैंने आपको बताया था, मैं दोबारा रिपीट कर दे रहा हूँ। इस आर्टिकल के अंदर सबसे ज्यादा सरकार को खतरा रहता है। अभी तुम जितने भी मीडिया वालों के लिए शब्द सुन रहे हो, गोदी, डेड डेड डेस, तो बेटा वो जो शब्द या फिर इंटरनेट पे जो वीडियो देख रहे हो कि लोग खुल के क्रिटिसाइज कर रहे हैं, आ जाओ बेटा। जंक्शन मत बनाओ क्लास को, क्लास रहने दो। बार बार आ जा रहे हो 10-10 रुपए का टिकट लेके कि टीटी कुछ नहीं कहेगा, डोर बंद कर दूंगा मैं। फ्लो टूट जाता, आप लोगों के लिए दिक्कत होगी। ठीक है, आप ध्यान देना।
19(1)(a), चलो इसी को डायरेक्टली पढ़ते हैं, ठीक है। अपनी कॉपी में नोट करो 19(1)(a) लिखो। फ्लो चार्ट बनाते चलना, लक्ष्मीकांत खरीद लेना। सर पता चला था यहाँ तो पढ़ाई फ्री होगी। हाँ बेटा, तुम्हारे एडमिशन की फीस नहीं है, लेकिन तुम्हारे साथ और फीस है, जैसे मोबाइल रिचार्ज, कलम, कॉपी, ये सब तुम्हें ही खरीदना। अभी देश इतना तरक्की नहीं कर पाया। RTPS भी शुरू करेंगे, बताऊंगा, ठीक है बेटा। मैंने आपको इसमें जबरदस्त चीज बताई थी, अब मुझे रिपीट करनी पड़ेगी, मैं दोबारा बोल दे रहा हूँ। इसमें स्पीच एंड एक्सप्रेशन को लेकर के सुनना। आप हो गए, RTI हो गए, न्यूज वाले हो गए जिसे हम मीडिया कहते हैं, या फिर बैठे हुए यहाँ इस क्लास में कृष्णपाल हो गए, हम सभी को अधिकार मिला है कि हम राज्य यानी कि सरकार, चाहे वो केंद्र की हो चाहे राज्य की हो, खुल के अच्छे इरादतन से उसकी अवहेलना कर सकते हैं। मैं कह सकता हूं कि मोदी जी के 3 काले कानून किसानों के प्रति गलत थे, लेकिन ये बोलने का अधिकार कौन सा अनुच्छेद देता है? अनुच्छेद 19(1)(a)। बेटा बाबा साहब ने इसलिए डाला ये आर्टिकल, मेरी बात समझना, कि आर्टिकल 12 यानी कि सरकारें जब जब तानाशाह हो जाएंगी तब तब लोगों को सरकार के विरुद्ध बोलने का अधिकार मिलेगा। और ये काम में आपका साथ कौन निभाएगा? तो भैया ये निभाएंगे। सर गलत बोल रहे हो तो कतई नहीं निभाते हैं, तो कोई बात नहीं, गांधी जी सबसे बड़े, खैर चलो समझिए। अब इसमें मैंने आपको 2 चीजें बताई थी। इसमें एक बिटिया का केस बताया, याद आ रहा है? श्रेया सिंघल केस आया था, रिपीट कर देता हूँ। इसके बाद में मैंने बताया था न्यूज़पेपर पॉलिसी 1973। दोनों महिलाएं देखो कैसे हावी होंगी, इधर श्रेया जी और इधर इंदिरा जी। समझना, श्रेया सिंघल का मामला क्या है? 17 नवंबर 2012 को शिवसेना के बहुत बड़े लीडर का देहांत हो गया, बता चुका हूँ। शिवसेना के लीडर जो है बाबा साहेब ठाकरे, ठीक है, बाला साहेब ठाकरे बोलते थे उनको। बेटा उनके देहांत के समय पूरा महाराष्ट्र ब्लॉक हो गया। क्यों? क्योंकि जब कोई बहुत बड़ा व्यक्ति ऐसी अकस्मात मृत्यु होती है तो जुलूस निकाले जाते हैं, यानी शव यात्रा निकालते हैं, हिंदुओं में भी और बाकी सभी धर्मों में भी। तो उनकी जब शव यात्रा निकाली जा रही थी तो पूरा महाराष्ट्र जो है वो जाम हो गया। उसके जाम होने के समय पर एक लड़की इस्तेमाल कर रही थी फेसबुक। इस फेसबुक को इस्तेमाल करते समय उस लड़की ने एक पोस्ट डाल दिया। उसने लिखा कि जब पता था महाराष्ट्र ब्लॉक हो जाएगा, मैं अपने कॉलेज नहीं जा पा रही, जॉब पे नहीं जा पा रही, तो थोड़ा सा शहर के बाहर देख के ही निकाल लेते, जरूरी था कि जाम लगवाने की स्थिति थी। तो बेटा जब इसने फेसबुक पे ये कमेंट करा, ये कमेंट शिवसेना वालों ने देखा और शिवसेना वालों ने इसे उठा के सीधे डाल दिया जेल में। लेकिन सर ऐसे जेल में नहीं डालते, कोई ना कोई कानून चाहिए होगा। तो बेटा कानून का नाम था 66A IT एक्ट 2000। उन्होंने कहा कि तुमने बाला साहेब ठाकरे की शान में गुस्ताखी करी है, इसे इंसल्ट बोलते हैं। अब भाई श्रेया सिंघल का केस कैसे बना समझो, बस इतनी सी बात कि शिवसेना की शव यात्रा पर टिप्पणी करना इंसल्ट हो गया, जबकि कपिल शर्मा करे तो कॉमेडी और अभी मैं कर दूं तो इंसल्ट। तो कहने का मतलब समझो, अगर मैंने ये बात कहा तुम बहुत अच्छी लग रही हो, बहन से कहो तो कुछ नहीं, बाहर रोड पे खड़ी लड़की से कह दो तो चप्पल जूता। समझ रहे हो बात को? तो भैया यही बात होता है शब्दों के खेल से। समझिएगा, श्रेया सिंघल के केस में जो बच्ची का फेसबुक पोस्ट था वो बुरा लग गया श्रेया को। अब सर श्रेया कौन थी? तो श्रेया दिल्ली विश्वविद्यालय में LLB की पढ़ाई कर रही थी, इसकी मम्मी भी एडवोकेट थे। इन्होंने क्या करा कि सुप्रीम कोर्ट में PIL जनहित याचिका दायर कर दी और जनहित याचिका में दायर कर दिया कि सर धारा 66A के अंदर एक शब्द लिखा है इंसल्ट एंड एनॉयंस, ठीक है, जरा इसको एक्सप्लेन कर दो, क्योंकि विधि समझाने का काम किसका है? सुप्रीम कोर्ट का। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसका अलग अलग मौके पे अर्थ निकाला जा सकता है, लेकिन शिवसेना की शव यात्रा में कहीं से भी प्रथम दृष्टता ये नहीं प्रतीत हो रहा कि इस बच्ची ने इंसल्ट करी। तो मुबारक हो, श्रेया सिंघल केस जीत गई और बेटा धारा 66A को स्ट्रक डाउन कर दिया गया। स्ट्रक डाउन अंग्रेजी वर्ड है, इसका मतलब इस धारा को इस किताब से हटा दिया गया। कैसे हटाया? क्योंकि ये किसकी अवहेलना कर रही थी? 19(1)(a) की। और ये क्या कहता है कि तुम्हें अपनी बात स्पीच एंड एक्सप्रेशन रखने का अधिकार है। अब अगला केस सुनो, मेरी तुम्हारी सबकी फेवरेट। 1973 में जब इंदिरा गांधी जी सत्ता में आई तो उनको अखबार वाले पीछा नहीं छोड़ रहे थे। कभी कहते थे गूंगी बुढ़िया, कभी कहते थे ये झिल्ली वर्षी जे क्या कर लेगी, कभी कहते थे पापा की विरासत में आ गई बिटिया। तो इंदिरा गांधी ने एक तरीका निकाला,
इंदिरा गांधी ने क्या देखा, उस समय हमारा जो भारत था उसका न्यूज का जो पेपर था बेटा, ये पेपर ये इंडिया नहीं छाप पाता था, ये आता था यूएसए से। और जब ये विदेश से आता था तो विदेश से खरीदने के लिए जो मुद्रा चाहिए होगी वो क्या चाहिए होगी, फॉरेन करेंसी, विदेशी मुद्रा चाहिए होगी। उससे सरकार पे बहुत ज्यादा पैसे का दबाव पड़ता था। यही बात इंदिरा जी के साथ दिमाग में काम कर गई और इंदिरा जी बोली वाह, सांप भी मर जाएगा लाठी भी नहीं टूटेगी। इंदिरा जी ने क्या दिमाग लगाया, बोली 1962 में हम चीन से युद्ध लड़े, 1965 में पाकिस्तान से युद्ध लड़े, 1971 के अंदर बांग्लादेशी क्रांति में हमारी भूमिका रही। क्या लिख दे रहा हूँ, वाह, इंदिरा जी का नाम लेते ही बोर्ड जो है ज्यादा चलती है। ठीक, इन्होंने कहा बांग्लादेश लिबरेशन क्रांति में हमारा सहयोग रहा, इतने युद्ध लड़ने के बाद इंडिया का पैसा हो गया खत्म। अब वो इंडिया के जो सरकार है वो विदेश से विदेशी मुद्रा देके कागज नहीं खरीद सकती। और इन्होंने क्या कर दिया, जब कागज ही नहीं रहेगा तो ससुरों छापोगे क्या मेरे बारे में, तो इन्होंने लगा दिया कंप्लीट बैन। बेटा जैसे इन्होंने न्यूज़पेपर की ये शक्ति रोकी, एक व्यक्ति था, उसका नाम मत भूलना, उस व्यक्ति का नाम था बेनिथ कोलमैन। अखबार आता है इंडियन एक्सप्रेस, ये उसके मालिक हैं, अब तो नहीं रहे। तो भैया इंडियन एक्सप्रेस के मालिक जो हैं, इन्होंने तुरंत ही सुप्रीम कोर्ट का रास्ता अपनाया। क्यों? क्योंकि किसका उल्लंघन कर रही थी सरकार, अनुच्छेद 19(1)(1)। जैसे ये कोर्ट में पहुंचे तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा बेनीथ कोलमैन यू आर राइट, सरकार गलत कर रही है। और इंदिरा जी से साफ कह दिया कि लोगों तक न्यूज पहुंचाना, लोगों के लिए जानना, अनुच्छेद 19(1) कहता है हमें नहीं पता, फॉरेन एक्सचेंज मैनेज करो, कुछ भी करो या अपने यहाँ प्लांट लगाओ, लेकिन न्यूज़पेपर पे रोक नहीं लग सकती। तो बेटा अनुच्छेद 19(1)(1) की पावर देख रहे हो, इनको हिला दिया, समझ गया। इसके बाद आता है इसमें सबसे विवादित, जो कि अब मुझे तुम्हें नहीं पढ़ाना चाहिए लेकिन मैं तुम्हें पढ़ा दे रहा हूँ क्योंकि ये हट गया। ठीक है, 1860 के काले कानून खत्म कर दिए। ठीक है, इसकी जगह हो गया है भारतीय न्याय संहिता 2023। अपने जीवन काल में किसी ना किसी ने बच्चे ने ये धारा 124 से जरूर सुनी या पढ़ी होगी। अगर तुमने नहीं सुनी, क्या होती है राजद्रोह, प्रूफ करता हूँ। ठीक है, बड़ा अच्छे से प्रूफ करूँगा, मजा आएगा तुम्हें कि सर कहना क्या चाहता है यार। हाँ, इस प्रश्न का उत्तर दो, प्रैक्टिकल करने में बड़ा मजा आता है। हाँ, आप में से यहाँ बैठे कितने लोग वर्तमान सरकार को पसंद नहीं करते, बस हाथ खड़ा करें। हाँ, हाथ खड़ा करें, कितने लोग वर्तमान सरकार को पसंद नहीं करते। कोई तो होगा, कैमरा मेरी तरफ है तो हमारा फोटो नहीं आ जाएगा। हाँ, एक और कोई, अरे खुल के जियो जिंदगी, है ना, वो क्या होता है? हाँ हाँ, मैं लो दोनों हाथ खड़ा करें। अब बताओ और कोई, अरे भैया आप 19(1)(a) है, मैं नहीं कुछ कर सकता, बताओ। तो बेटा तुम लोग वास्तव में बहुत सादे हो, मुझे लग रहा है आधे ज्यादा तो लॉयर ही बैठे हुए हैं यहाँ पे। ठीक है, हाँ सही बात है, क्योंकि जितने बच्चों ने भी हाथ नहीं खड़ा करा है बेटा मुबारक हो, तुम बच गए जेल जाने से। और अभी जेल जाने की नौबत किसकी है? अश्मित की। इतना खतरनाक है 124(a)। सर क्या बात कह रहे हो, क्यों कह रहा हूं मैं, जरा एक बार इसको पढ़ो, प्रैक्टिकली दिखाने में मजा है कुछ। पढ़ो 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 पढ़ो। हाँ जनवरी को आगे हाँ, अगर किसी ने मौखिक लिखित संकेत हाथ ऊपर करवाए थे तुम्हारे, उसके अलावा कोई दृश्य कि हम फोटो दिखा दें फट्टा गत्ता, ठीक, उसके अलावा अगर तुमने सिर्फ और सिर्फ प्रयत्न करा, प्रयत्न, तो तुम्हें कितनी कारावास होगी? अगर सरकार पक्के पे ले ले तो उठा करके अस्मित को आजीवन कारावास दे सकती है। इसलिए बेटा इस 124(a) को, मेरी बात समझना, राजद्रोह के कानून को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने अभी जनवरी में कोई भी मामला FIR दर्ज ना हो रोक लगा दी। इतना खतरनाक कानून है। और सुनो, सबसे बड़ी बात यह है कि अनुच्छेद 19(1) ये कहता है कि तुम सरकार के विरुद्ध हाथ खड़ा कर सकते हो, लेकिन आर्टिकल के साथ में ये जो कानूनी किताब है 124 से, जो भारतीय दंड संहिता से बनी, IPC पढ़ा होगा इन्होंने, अब 1 जुलाई से इसी का नाम बदल के कर दिया है भारतीय न्याय संहिता, तो उसमें से ये धारा हटा दी गई। इतनी खतरनाक धारा थी ये। अब ये धारा का जन्म क्यों हुआ था, तो तुम जरा अपनी बुद्धि लगाओ, मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ इस धारा का जन्म क्यों हुआ था, ताकि तुम हमेशा कनेक्ट कर पाओगे। ठीक है, एक युद्ध हुआ था भारत में जिसे कहते थे, ठीक है, मंगल पांडे वाला।
उस समय लोगों के अंदर क्रांतिकारी भावना इतनी थी कि लोग कुल भी मिलाकर के किससे बदला लेना चाहते थे, ब्रिटिश राज से। इसलिए इसका नाम राजद्रोह है, देशद्रोह नहीं है, राजद्रोह, बाय द राज, ऑफ द राज, फॉर द राज। तो वो लोग राज से बदला लेना चाहते थे, ब्रिटिश राज सरकार से। तो ऐसे में 1857 की बगावत को दबाते दबाते 1859 आ गया था, जब कानपुर के तात्या तोपे जी, जो कि अंतिम क्रांतिकारी थे, उन्हें फांसी दे दी गई थी। तो सरकार ने सोचा, सर किस सरकार ने सोचा, गधों ने, ये रहे गधे, इन्होंने कहा फिर से ऐसी बगावत ना हो, हम ऐसा कानून लाएंगे 1860 में जिसमें एक धारा डालेंगे और इस धारा में स्पष्ट लिख देंगे कि अगर तुमने सिर्फ सांकेतिक रूप से प्रयत्न भी करा तो हम तुम्हें आजीवन कारावास जेल में डाल देंगे। इसलिए अमित शाह ने कहा कि अंग्रेजों के बनाए काले कानून से आज हमें आज़ादी मिली है 50 साल के बाद। अब आई बात समझ, तो ये रेलिवेंस था, तो आपको पता होना चाहिए। बढ़े आगे, ठीक है। अब सर एक सबसे कमाल की बात, सर एक दिन मेरा एक दोस्त आया, कहां से, पाकिस्तान से। सर पहली बात तो पाकिस्तान का दोस्त था तो अपने आप में बहुत अच्छा रहा होगा, ठीक। एक दिन वो पाकिस्तान से आया, मैंने उसको रिसीव करा इंदिरा गांधी दिल्ली एयरपोर्ट पे, और आते ही पता है उसने उतरते क्या कहा, बोले तुम्हारा पीएम बहुत खराब है। मैंने कहा अच्छा भाई तुझे ज्यादा पता होगा। बोले आगे बढ़ा, बोले तुम्हारे उत्तर प्रदेश का सीएम तो उससे भी ज्यादा खराब है। मैंने कहा यार तू तो एक के बाद एक बोला ही जा रहा है, बुराई करे जा रहा है। तो इसने मुझसे पता क्या कहा, बोले अरे क्योंकि तेरे इंडिया में चलता है आर्टिकल 19(1)(a। तभी मैंने तुरंत इसको डांट करके वो मोबाइल नंबर दिखाया, मैंने कहा गधे तू तो बाहर का है और तुझे ये अधिकार नहीं मिलेगा। अनुच्छेद 19(1)(a) का अधिकार सिर्फ और सिर्फ भारतीय लोगों को ही मिलता है, उन्हीं से उसको छीना जा सकता है। बात समझिएगा कैसे करके। अगर मान के चलो आर्टिकल 19 पे एक आपको प्रश्न देखने को मिलेगा बड़ा प्यारा, क्या आर्टिकल 19(a) एक पूर्ण अनुच्छेद है? इसका उत्तर जरा दो। नहीं। जो बच्चे नहीं बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। कहने का मतलब है कि तुम्हें बोलने की आजादी, अभिव्यक्ति की आजादी पूर्ण रूप से सरकार ने दे रखी है क्या? सर आज भी नहीं दी है, लगाम लगाया है। क्यों? क्योंकि जिस दिन ये आजादी तुम्हें पूरी मिल जाएगी ना बेटा, उस दिन तुम चीख चीख के कहोगे कि हमारे देश में कोई भी अखंडता नहीं है, एकता नहीं है। हमारे देश में जो अमेरिका का दूतावास बना है सबके सब चोर हैं। और जाकर के सुप्रीम कोर्ट के जज से कह दोगे तेरी ऐसी की तैसी उखाड़ ले, मेरा जो उखाड़ना अनुच्छेद 19(1) की आजादी है। बेटा इन्हीं सब बातों को देखते हुए समझ के चलिएगा, मैंने ये लिखा है अनुच्छेद 19(1)(a) पर कौन रोक लगाता है? 19(2). सर कौन कौन सी रोक लगाता है? तो लोग भैया जरा खुद अपने आप पढ़ लो, पढ़ो ध्यान से पढ़ो, ठीक है? हो जा क्लियर? आ रहा है पढ़ने? पढ़ो। खंड 1 समझ गए? 19(1) ए को हिंदी में का बोलेंगे, ठीक है? ए को हिंदी में क्या बोलेंगे? का। 19(1) का की कोई बात किसी विद्यमान कानून के प्रवर्तन पर प्रभाव नहीं डालेगी जब तक ऐसा कानून भारत की प्रभुता, अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, लोक व्यवस्था, नैतिकता, मोरालिटी, अवमानना, कंटेम्प्ट, मानहानि, डिसेंसी या फिर इंसाइटमेंट यानी उकसाना, अगर तुमने ये सारी चीजें करने की कोशिश करी, आ जाओ जल्दी हॉस्टलर्स बैठ जाओ। हाँ भाई बताओ, आप लोग 2 दिन पहले नोटिफिकेशन नहीं आया, ग्रुप में पूछा? देखो ध्यान से, 19(1) का 19(1)(a) पर कौन सी चीजों पर रोक लगी हुई है? इसका मतलब समझो, भारत तेरे टुकड़े होंगे, डेड डेड डैश, उठा के जेल में क्यों डाल दिया? क्योंकि ससुरो तुम्हें बोलने की आजादी मिली है, लेकिन देश की अखंडता पर टिप्पणी करी, सीधे जाओगे जेल। अगर कोई ये उठा दे कि भारत की, बैठ जाइए जल्दी बैठिए। अब आ रही है बात समझ में? हाँ, यही बात अगर संसद में बोली जाती तो? अगर यही बात संसद में बोली जाती तो आपका बिल्कुल कहने का ठीक है कि वो विशेष अधिकार के तहत बच जाता। जिस तरह राहुल गांधी ने बोला हिंदू हिंसक, हाँ, अगर वो ये बात बाहर बोलता है ये तो घृणास्पद। बिल्कुल बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो, उनको उपबंध छूट मिली है। लेकिन अब एक नियम और होता है, उसके तहत क्या है कि जो जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 है उसके तहत आप बोला हुआ कोई भी डायलॉग कटवा सकते हो, उसका प्रयोग हो रहा है। ओम बिरला जी अगर कोई चीज कट करवा देते हैं तो वो टीवी और न्यूज़पेपर में पब्लिश नहीं होगी, लेकिन जो वहां पर 7 लोग कैमरा लगाए बैठे हैं और जो खुद ही वो वायरल कर दे रहे हैं ट्वीट को, लाइव भी चलता है, तो जाहिर सी बात है उठा लिया जाता है। खैर अब मैं आपको वापस से आसान कर दे रहा हूँ, फिर से ध्यान दीजिएगा इस बात पे, ठीक है? समझना, जो लोग समझ रहे हैं और अभी आके बैठे ध्यान दीजिएगा। आर्टिकल 19 का 1 का ए कह लो, चाहे हिंदी वालों का कह लो,
ये तुम्हें किसकी आजादी देता है? स्पीच एंड एक्सप्रेशन। सर ये आजादी देता है अभिव्यक्ति की, परंतु भारत में अगर पूर्ण रूप से अभिव्यक्ति की आजादी दे दें ऐसा नहीं है, इसके कुछ अपवाद हैं। सर वो अपवाद काय में लिखे हुए हैं? वो 19(2) में लिखे हुए हैं। अब बात आई समझ में? 19(1) ए पर लगाम कौन लगाता है? इसी आर्टिकल का 19(2). बात आ गई समझ में? कोई दिक्कत? सर किन किन चीजों पर रोक लगाता है? तो ऐसे करके लिख लिया करो, सोवेरेनिटी अखंडता, सुरक्षा सिक्योरिटी, एकता इंटीग्रिटी, यही यूनिटी को बोलते हैं। इसके अलावा लोक आदेश पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी नैतिकता, डिसेंसी सेम चीज हो गई, कंटेम्प्ट अवमानना, इसके अलावा क्या लिखा था? उकसाना, तो इंसाइटमेंट ऑफ ऑफेंस। ये आपको याद होने चाहिए। मेंस में जब उत्तर लिखने की बारी आएगी तो आपको ये मेरी तरह एसेंशियल्स खुद से याद होकर लिखने पड़ेंगे। प्रीलिम्स का क्वेश्चन पेपर आसान होता है, टफ भी होता है, आसान भी, क्योंकि तुम्हारे पास 4 विकल्प तो होते हैं। मेंस में तो तुम्हारे पास रिश्ते में लड़की है ही नहीं, पता नहीं लड़का ना निकल जाए, ठीक है? तो इसलिए भैया मेंस के अंदर बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ता है। हो गई ये चीज, आगे बढ़े? ठीक है, अब चलो आर्टिकल लिखते चलना। 19(1)(b) चाहे खाते लो बेटा, ये किसकी आजादी देता है तुम्हें? ठीक है, तो मैं ऐसा हुआ, क्या नाम है? ईशा। एक दिन मैंने ईशा से कहा, ईशा यू आर इनवाइटेड। तो ईशा ने कहा क्यों? मैंने कहा बेटा अपने घर से जितने भी तमंचे हैं ले आना, हम लोग एक ऐसी सभा करेंगे जिसमें हम लोग अगले दिन संसद जाएंगे और देश के पीएम के सर पे बंदूक रख के कहेंगे सब हमारे हवाले कर दो। क्यों? क्योंकि हमें सभा करने का अधिकार है, जनसभा करने का अधिकार है। तो बेटा तुरंत ही इस बच्ची ने मुझसे कहा सर पागल हो गए, अगर पूर्ण रूप से ये अधिकार आपको मिल जाए ना, इसलिए अगर इसे पूर्ण रूप से मिल जाए तो देश खतरे में आ जाएगा। तो बेटा याद रखिएगा, तुम सभा कर सकते हो लेकिन वो सभा नहीं करोगे जो देश की अखंडता, एकता, यूनिटी पर प्रभाव डालें, या जिन सभाओं से लोक शांति भंग हो। वर्ड लिख लेना, लोक शांति। कैसे? सर मेरे यहाँ जागरण हो रहा था, सर कल मेरे यहाँ मुहर्रम हो रहा था, तभी सरकार ने तुरंत कह दिया 10 से 6 के बीच ताजिए निकालो, सजाने नहीं देंगे, स्पीकर रखने नहीं देंगे। वो रोक कैसे लग जाती है? तुम्हें सभा जुलूस सब करने का है, लेकिन सरकार लोक शांति या पब्लिक ऑर्डर में रोक लगा सकती है। यहाँ तक कि मुझे भी शायद जुलूस में नहीं दिखे, आपको दिखे हो तो बताइएगा, हथियार ले जाने पर और हथियार प्रयोग पे भी पाबंदी थी इस बार। हाँ, शस्त्र पर। ठीक है, तो बेटा अब तुम्हें प्रैक्टिकल चीजें समझ में आ रहा है। इसका ऑर्डर कौन इशू करता है? सरकार। क्योंकि सरकार क्यों इशू कर सकती है? वो आर्टिकल 12 में बनाती है राज्य की परिभाषा। याद रखिएगा, आपको जुलूस निकालने, शव यात्रा या फिर आपको किसी भी प्रकार की कांवड़ यात्रा निकालने पे चाहे तो रूट डाइवर्ट करना, रोकना सरकार कर सकती है, याद रखना। इसलिए सरकार ने सभाओं को लेकर के नियम बना दिए। अब आप कहोगे दूसरी चीज समझो, एक और मजा आएगा, इसमें भी समझिएगा। धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा है, क्योंकि धार्मिक स्वतंत्रता के अनुच्छेद 25 के अंदर खुद लिखा है पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी, हेल्थ या फिर भाग 3 के कोई भी उपबंधों के चलते किसी व्यक्ति विशेष बंधु, संगठन, संस्था या फिर नीतिगत तरीके से प्रभावशाली ना बनाने के लिए कार्य किया जा सकता है। तो उसके लिए तो फिर राज्य खुद इस पे वो करेगा ना? नहीं कर किसी के द्वारा भी करा जा सकता? नहीं, सिर्फ राज्य के द्वारा। भाई जाहिर सी बात है, सुप्रीम कोर्ट रोक नहीं लगा सकता, उसका काम है विधि बनाना। नहीं, जैसे कि सभा कर रहा है आदमी, इस उद्देश्य से नहीं कर रहा है कि उसके मुंह से क्या निकलने वाला है। ठीक है, और बीच सभा में कुछ उसके मुंह से ऐसा निकल जाता है जो आगे चल के हिंसा का रूप ले लेता है। हाँ, तो सर इस पर अब तो रोक लग नहीं सकता है? अभी भी है। नहीं, मतलब उस समय तो सभा चल ही रही है ना, सभा करने से थोड़ी रोक देंगे हम। आपको इसलिए सभा करने से पहले उद्देश्य बताना होता है। बेटे की शादी करनी है, अब वहां पे तुम बीजेपी की बुराई थोड़ी करो, क्या उद्देश्य है? बात समझो, हर सभा का उद्देश्य बताना पड़ता है। आपके नजदीकी चौकी में आपको एक पेपर लिख के देना होता है, हमारे घर जागरण रहेगा 2 दिन। देते हैं? क्यों देते हैं? तो वो इसीलिए। जो और उनका सवाल है, याद रखना, आपको गवर्नमेंट को अर्ली इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है। अब समझिएगा, सभा पे तो आपने रोक लगा दी सर, लेकिन आपको नहीं पता मेरे घर के पीछे स्टेट बैंक है और सर एसबीआई बैंक के सारे कर्मचारी हड़ताल पे चले गए। ये सवाल इंटरव्यू में बहुत ज्यादा पूछा गया था। हर साल कोई ना कोई बैंक के कर्मचारी स्ट्राइक पे जाते हैं, और दुर्भाग्य से जिस दिन आपका इंटरव्यू पड़ जाए उस दिन अगर कुछ भी हुआ है तो आपको न्यूज़पेपर भले ही ना पता हो, लेकिन आसपास की समसामयिक घटना पता हो। तुरंत ही एक लड़के से जिसका नाम अरुण ही था, उससे सवाल पूछा गया कि हड़ताल करने का अधिकार क्या मौलिक अधिकार है? कहाँ लिखा है?
वो चेक करना चाहते थे कि अनुच्छेद 19(1) का जो खा है बी, क्या उसका पूर्ण ज्ञान है? तो बेटा तुरंत कट कर देना, क्योंकि याद रखना हड़ताल करने का अधिकार संवैधानिक अधिकार नहीं है। अगर तुम्हें लगता है तो फिर सर जितने भी यूनियन हैं ये सब कैसे कर लेते हैं? बेटा कभी भी कोई बैंक भी 3 दिन हड़ताल पे जाती है ना, तो 4 दिन पहले अखबार में क्यों छप जाता है? क्योंकि उसे जाकर के अपने डायरेक्टर को एक नोटिस देना पड़ता है कि हम 3 दिन पीसफुल स्ट्राइक पे जाएंगे। वर्ड याद रखना, पीसफुल, शांति तरीके से, शांतिप्रद तरीके से। लेकिन अगर उन्होंने वहां पर शस्त्र निकाल लिए तो बेटा सबके सब देशद्रोह, NSA, UPA जाने कौन सी धाराओं में लपेट दिए जाएंगे और तनख्वाह भी खत्म हो जाएगी। तो समझना बात, ये चीज आई समझ में? किन किन चीजों को नहीं कर सकते हम सभाएं? सर देश की सोवरेनिटी, अखंडता, सर देश की सिक्योरिटी, सुरक्षा, सर देश की एकता, इंटीग्रिटी, साथ में यूनिटी, और इन 3 के साथ में एक पॉइंट और है भैया, क्या? पब्लिक ऑर्डर। समझ गए? पब्लिक ऑर्डर हिंदी में लिख लेना। ये बातें कहां लिखी हुई है तो सर समझिएगा, मैं वापस से कह दे रहा हूं, 19(1) को कौन रोकता था? 19(2). अब हम क्या पढ़ रहे हैं? 19(1) का बी। तो भैया ये बदल गया, ये भी तो बदलेगा। ये बातें हैं 19(3) में लिखी हुई। 19(1) का पर रोक लगाता है कौन सा? अनुच्छेद 19(2). 19(1) के खा पर यानी बी पर रोक लगाता है 19(3). कोई दिक्कत, कोई समस्या? समझ आ रहा? चलो अगले वाले को तो और ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, अगला वाला बताओ भैया, आर्टिकल 19(1) का गा। ठीक, इसे क्या बोलेंगे? 19(1)(c). इसके अंदर लिखा है फ्रीडम टू फॉर्म इसे हिंदी में कहते हैं संघ बनाने की शक्ति। अब देखो ध्यान से, कौन कहता है वनडे परीक्षा की तैयारी कठिन नहीं होती? ये प्रश्न MP में पूछा गया था वनडे एग्जाम में, जैसे MP SSC टाइप का होता है। व्यापम घोटाला हुआ था, उसका एक पेपर बना था। उस पेपर में प्रश्न था कि राजनीतिक दल बनाने की छूट या राजनीतिक दल बनाने, ठीक है, का प्रावधान कौन से अनुच्छेद में लिखा है? आज पॉलिटिकल पार्टी है BJP, एक और पार्टी है इंडियन नेशनल कांग्रेस, एक और पार्टी है आम आदमी पार्टी, चौथे दिन हम और तेज मिलकर पार्टी बना देंगे अभ्युदय लूटपाट पार्टी, ठीक है, ALP। तो बेटा अगर हम चाहें तो ऐसी कोई भी पार्टी बना सकते हैं? सर हाँ। कहां से आपको आजादी मिली हुई है? यहां से। आप चाहो तो किसी भी प्रकार की पॉलिटिकल पार्टी बना सकते हो। इसी बात का फायदा उठाते हुए, ठीक है, समझना, शिवानी ने कहा कि सर मैं एक और पार्टी बना रही हूं, उसका काम होगा कि हम सस्ते दामों में लोगों को अफीम बेचेंगे। सर पार्टी तो पार्टी है, बना सकते हैं। मैंने कहा बेटा अगर तुमने अफीम का जिक्र भी करा तो सरकार तुम्हारे ऊपर 19(1)(c) में लगा देगी 19(3) और 19(4). तो भैया ये आएगा 19(4). 19(4) के सारे जो भी प्रावधान हैं वो आपके संघ बनाने पे रोक बताते हैं। आप किसी भी प्रकार का संघ बना सकते हो, बस वो 2 तरीके का नहीं होना चाहिए। पहला इलीगल, अवैध, और दूसरा अनैतिक। इसके अलावा आप कैसा भी संघ बनाओ। सर हम प्रोस्टिट्यूशन के लिए एक कंपनी खोल रहे हैं, एक संघ बना रहे हैं, बना के दिखाओ, टांगे तोड़ दी जाएगी। समझ गए बात? सर हम ड्रग कार्टर का एक ग्रुप बना रहे हैं। सर हम टेलीग्राम पे ब्लू बॉयज नाम का एक ग्रुप बना रहे हैं, ब्लू रूम नाम का, बहुत चला था ये, पता है आपको? नहीं पता? 3-4 साल पहले केस हुआ था, मतलब बॉयज होम करके। उसमें क्या हुआ था कि लड़के लड़कियों की इधर उधर सोशल मीडिया से पिक निकालते थे और उसमें गलत टिप्पणी करके टेलीग्राम में अपलोड करते थे, सब मजे लेते थे। उसमें 2-4 लड़कियां भी थी जो इधर उधर से फोटो लाके अरेंज करके देती थी। तो वो बहुत ज्यादा मामला तूल पकड़ गया था, तो फिर उस ग्रुप को बैन किया गया। उसमें बहुत सारे लोगों का नाम सामने आया था। तो याद रखिएगा, कोई भी ऐसा संगठन अगर आप बनाते हो तो भैया उस संगठन को लेके जरा होशियार रहना, ठीक है? लिखो फटाक से अगला, ये सबसे प्यारा है और ये तुम्हारे दिमाग में आज बैठ जाएगा। 19 का अगला लिखिए भैया, ठीक है, 19D, 19(1)(d) और भ्रमण करने की जो स्वतंत्रता है उस पर कौन सा अनुच्छेद रोक लगाता है? 19(5). यानी तुम घूमो, ऑल ओवर इंडिया घूमो, लेकिन अगर हमने तुम्हें ज्यादा ही घूमने की आजादी दे दी तो तुम पुलिस स्टेशन में बेड लेके जाओगे, वही सोना शुरू कर दोगे। काहे का घर, मैं तो भ्रमण करता हूँ, यही रहूंगा। समझ गए? या तो तुम जा करके राष्ट्रीय उद्यान के अंदर शेर के बगल में डालोगे बिस्तर और कहोगे हट, अब ध्यान तेरा नहीं मेरा, मैं खुद भ्रमण करने आया। तो बेटा इस वजह से 19(5) में 2 चीजों पर रोक लगाई है।
एक तो लोक व्यवस्था ना बिगड़े, दूसरा जनजाति के क्षेत्र प्रतिबंधित इलाकों में आप नहीं जा सकते। दो चीजों पे रोक लगाता है आपका ये भ्रमण करने वाला और निवास करने वाला। देखो दोनों के आर्टिकल एक ही है, 19(5) 19(5) रोक लगाता है। सर जरा भ्रमण करने वाले को विस्तार से समझाइए। मेरी क्लास हो विस्तार ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है भैया, तो एक दिन ध्यान से समझना, ये रहा बरेली पीलीभीत मार्ग। सर हम लोग पहाड़ पे नहीं, टेढ़ा कैसे हो गया अभी समझाता हूँ। एक दिन, ठीक है, इसमें कोई और स्टूडेंट ले लेते हैं। क्या नाम है आपका? पूजा, वेरी गुड। तो देखो भैया, एक दिन पूजा ने अपने पापा से मासूमियत से पूछा, पापा हम नानी घर कब जाएंगे? तो पापा ने कहा बेटा जब हमारे पास 1000 रुपए होंगे। तो बोली क्यों पापा? बोले ऐसा है देख, कार में पेट्रोल पड़ जाएगा 700 रुपए का, 100 रुपए का तू कुछ खा लेगी। तो बोले हाँ। बोले बचे हमारे पास 200 रुपए, इसका हमें देना होगा टोल। उसने कहा ये टोल, ये क्या होता है? तो आप सुनना जरा, इंटरेस्टिंग तरीके से कहानी, तुम्हें समझ आ जाएगा टोल का कंसेप्ट। जब भी तुम किसी शहर से चले तो तुम्हारे साथ में तुम्हारे सारे आर्टिकल चलते हैं। तो फिर सर ये जो टोल प्लाजा लगा हुआ है बरेली रोड पर, आपको नहीं लगता मैं इस पे मुकदमा कर दूं? क्योंकि मेरा ये आर्टिकल 19(1) भ्रमण का अधिकार रोक रहा है। जब तक पैसे नहीं मैं अपनी गाड़ी लेके जा नहीं सकता। तो सर ये तो भ्रमण का पूर्ण रूप से उल्लंघन कर रहा है। बेटा मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। पूजा हल्के में ले रहा, पॉलिटी मुझसे पड़ी, उसने सुप्रीम कोर्ट चली गई। उसने सुप्रीम कोर्ट में जब ये चैलेंज करा तो बेटा सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट सुनिए, अगर कहीं पर सिर्फ और सिर्फ एक ही रूट है, एक, तो वहां पर तुम्हें कभी देखने को क्या नहीं मिल सकता? टोल। टोल वहीं लगेगा जहां घूम के एक रास्ता और आ रहा हो। क्यों? क्योंकि जिस आदमी के पास में पैसे हैं वो 150 रुपए 200 का टोल कटा के अपनी महंगी गाड़ी लेके निकल जाएगा। लेकिन जिस गरीब के पास में कार ही नहीं, मोटरसाइकिल है या कार तो खरीद ली, चलाने के लिए पैसे भी नहीं है, उसके लिए आपको कोई एक कच्चा पक्का रास्ता भी छोड़ना पड़ेगा। यानी अगर आपको सुंदर रोड पे जाना है, महंगी रोड पे जाना है, तो सरकार आपसे कर ले सकती है, लेकिन ये टोल वहीं लगाएगी जहां पर मिनिमम 2 रास्ते हों। लेकिन बरेली वाले इतने मक्कार हैं। हाँ, अब सुनो, बरेली वालों पे केस पड़ेगा। एक लड़का है यहाँ पे, आज आया नहीं है, वो केस डालने के चक्कर में। बरेली वालों ने क्या करा, यहाँ लगाया टोल मेन रोड पे। अब ये जो गांव से सड़क घूम के आती है, यहाँ पर एक बैरियर रख दिया पीले रंग का कि स्टॉप। और वो गाड़ी वालों को परेशान करते हैं कि तुम यहाँ से नहीं निकल सकते। अब कोई मैजिक चलाने वाला आर्टिकल 19(1) तो जानेगा नहीं। जाहिर सी बात है कि जिसने स्कूल में पढ़ाई नहीं करी वो अक्षर नहीं जानता, बहुत कम लोग होंगे। तो बेटा अब वो इन लोगों के दबाव में आ जाता है, अवैध वसूली कर रहे हैं। लेकिन जब जब इनके ऊपर किसी वकील ने कोई नोटिस डाला है तो ये पीले रंग का बोर्ड इधर आ जाता है और ये रास्ता चालू हो जाता है। तो याद रखना, अगर एक ही रोड है और उस पर टोल है तो तुम सुप्रीम कोर्ट PIL लेके जा सकते हो। अगर उन्होंने दूसरी रोड को हाईजैक कर लिया, अगर 2 रोड है और वो टोल ले रहे हैं तो तुम नहीं जा सकते। इसलिए गाँव के जरिए एक रास्ता होकर निकलेगा जरूर। वैसे तो वो है ही, अब 60 किलोमीटर में बना ही नहीं सकते आप टोल। ये टोल के NHAI के अलग अलग नियम में आ जाएगा। उसमें मान लो हम संशोधन कर ले, मान लेते हैं अरुण ने ये मुद्दा उठाया 60 किलोमीटर कैसे बनाए, अब वो चालू निकले, उन्होंने उसको 30 कर दिया, मान लो भाई अधिनियम में संशोधन हो जाए। लेकिन यहाँ पर तो बच जाओगे, क्योंकि हर भारत के नागरिक को भ्रमण करने का अधिकार मिलना चाहिए। कोई डाउट? कोई डाउट? कोई डाउट? अब सुनो ध्यान से। एक दिन ये बात जो है, ये भ्रमण करते करते वाला अधिकार जो है, वो पूजा को इतना पसंद आ गया कि पूजा चली गई लक्षद्वीप आइलैंड। ठीक है, लक्षद्वीप। और लक्षद्वीप जाकर के पूजा ने कहा अरे तुम जितने भी जनजाति वाले लोग यहाँ रह रहे हो, भागो यहाँ से, मेरा प्लाट है। तो बेटा सरकार, ताकि तुम जाकर के उन जगहों पे उन आदिवासियों को, ठीक है सर, आदिवासी मतलब 499 तेल बेच रहे, बहुत अमीर हो गए, ठीक, तो ऐसे आदिवासियों को जा करके अगर तुम सोचो कि उनके क्षेत्र में घुस जाओ और कह दो कि मेरा भ्रमण करने का अधिकार है, तुम नहीं। जहां भी आपका सामान्य लोक व्यवस्था भंग हो रही हो और जहां पे भी दूसरे तरीके की रोक कौन सी हो, जनजाति की, वहां आपका अनुच्छेद 19(1) काम नहीं करेगा। उस पर कौन रोक लगाता है? 19(5). सर दिखा दो कहां लिखा, लो भैया प्रूफ भी लिखो। समझ आ रहा आर्टिकल? हाँ या ना तो बोलो। है नशा उसा करके बैठे क्या? यस सर कौन कह रहा? पढ़ो पढ़ो पढ़ो, 19(1) ये देखो, घा और आ दोनों की बात कर रहा। घा और आ समझ गए भैया? डी और ई अभी पढ़ाऊंगा। क्या लिखा है? जहां तक उक्त उपखंडों द्वारा, देखो वकीलों को इसी पैसे मिलते हैं, मैं इसे आसान करता हूँ, इसी 25,000 लेता हूँ, ठीक है। यहाँ 2 में काम चल रहा है।
ठीक है, लिखो क्या लिखा है, जनसाधारण के हित में या अनुसूचित जनजाति के हितों के संरक्षण के लिए युक्ति युक्त प्रतिबंध लगाती है, राज्य ऐसा कानून बनाने से रोक सकता है। समझ गए? अगर तुम किसी के यहाँ मान लो तुम आदिवासी ऑयल खरीदने चले गए विज्ञापन देख करके, सच में आदिवासी के घर, और तुमने वहां कह दिया हटो यहाँ से, ये मेरे भ्रमण और निवास का स्थान है बेटा, सरकार फेंक देगी उठा के, क्योंकि शेड्यूल ट्राइब के लोग आज भी अपने आप को विकसित नहीं कर पाए। सर ऐसे कानून कहाँ देखने को मिलेंगे? छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, तुम्हारे पीलीभीत बॉर्डर, मारू सारी जमीनें कब्जा ली। अब सरकार को कह रही है दे दो, कहते नहीं 19 पावर ऑफ एसटी। सही है, पहले एक नाटक आता था अगले जन्म मोह पिटिया की जो, अब तो मैं ये कहता हूँ अगले जन्म मोह एसटी की जो। ठीक, समझ गए बात को? नहीं समझे तो बेटा ये है आर्टिकल की पावर। अब देखो अगला आर्टिकल और ज्यादा इंटरेस्टिंग है, ये रहा, निवास करने का स्थान। इसको खास तरीके से नहीं पढ़ना है। निवास करने का सीधा मतलब है तुम हर उस जगह पे जाके नौकरी काम धंधे के लिए जाओगे, मकान किराए पे लोगे, फिर अपना मकान बना लोगे और फिर तुम बिहार से बन जाओगे उत्तर प्रदेश के बाबू। समझ में आई बात? ऐसा लोग करते हैं। आपकी मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरी लग गई, आप मध्य प्रदेश में वोट डालने के अधिकार तभी होंगे जब आपके पास वहां का क्या हो, डोमिसाइल। बात आई समझ में? किसका फोन है? पिताजी नहीं पूछता, तुम ज्यादा काबिल हो रहे, कौन है? चलो बेटा, तो जोक्स आते रहेंगे बीच में, देखो ध्यान से। 19(1) का ई कहता है निवास करने की शक्ति, तुम हर जगह निवास करो, दो जगह निवास नहीं कर सकते। डीएम साहब का मकान बहुत अच्छा है, तुम गए थे इंटरव्यू लेने, पॉडकास्ट करने, गूगल पे माध्यम से डाल देंगे यूट्यूब पे, लेकिन बेटा तुम डीएम साहब के घर के बगल में खटिया लगा के बोले तुम तो राज्य हो, और राज्य मतलब पब्लिक, पब्लिक मतलब मेरा मकान, निकल बाहर। तो डीएम कहेगा ये क्या मतलब है? तो बोले अनुच्छेद 19(1) की निवास करने की स्वतंत्रता नहीं। निवास करने की स्वतंत्रता आपको वहां मिल सकती है जहां निवास करने योग्य परिस्थिति हो। मकान का प्लाट खाली पड़ा हुआ है, खरीद लो अगर तुम्हें निवास करना है। अब तुम सोचो किसी को सरकारी अस्पताल की बिल्डिंग ढहा के कब्जा कर लेते, नहीं भैया ऐसा नहीं कर सकते। ये अधिकार सिर्फ बुलडोजर बाबा को, समझ गए? हाँ, अब आ जाओ व्यवसाय करने की शक्ति। ये मेरा फेवरेट आर्टिकल है और इस आर्टिकल का मतलब समझना। एक दिन कृष्णपाल अपने घर पे थे और कृष्णपाल ने मुझे फोन करा, यही बैठे कृष्णपाल, कोई बाहर का कैरेक्टर नहीं है ये। कृष्णपाल ने मुझसे फोन करा, बोले सर आजकल काम धंधा ऐसे ही चल रहा है, अभी बीपीओ का पेपर भी नहीं करा रहे हैं, तैयारी भी मेरी अच्छी है, तब तक आप ये बताइए मैं साइड में बिजनेस कौन सा डाल दूं। तो मैंने कहा मेरी तरह चूड़ियों का काम शुरू कर दो, आराम से दोनों भाई मिलके हरी लाल चूड़ी पहनाएंगे, पूरा दिन अच्छे से कटेगा। ठीक है, ये भी काम है, लड़के ही करते हैं, ऐसे मत सोचो हमारे सब कितने अजीब है, अच्छा काम है। हाँ प्रॉफिट बहुत है। हाँ, तो देखो भाई, अब जब ये काम करने का सोचा तो कृष्णपाल ने कहा पर सर हमारे बगल में अहमद चूड़ी वाले की भी दुकान है, वो तो पूरे दिन चूड़ी बनाता है, रात में सोते समय खुद को भी चूड़ी पहनाता रहता है। तो मैंने कहा बात तो सही है। बोले सर कोई ऐसा बिजनेस ढूंढ के बताओ जहां पर हम और आप स्थापित कर लें मोनोपोली। मोनोपोली मतलब समझते हो? जो पूरे इंडिया के अंदर एक बिजनेस हो वो भी आपका, जैसे अडानी अंबानी। तो इन्होंने मुझे आइडिया दिया, सर हम लोग न्यूक्लियर का काम करते हैं, परमाणु का, आराम से परमाणु रिएक्टर बनाएंगे, सरकार को बेचेंगे। तो मैंने कहा तुम्हारी ये बात तो ठीक है, मैंने कहा कोई अड़चन तो नहीं आएगी? बोले अरे सर कैसी बेवकूफ़ी की बातें करते हो, साफ साफ संविधान में लिखा है अनुच्छेद 19(1) जी, जिसमें व्यवसाय करने की छूट प्रदान है। मैंने कहा वाह कृष्णपाल, लेकिन जब हम और कृष्णपाल गए तो बेटा सरकार ने हम दोनों को लात मार के भगा दिया और सरकार ने साफ साफ कह दिया कि भैया 19(1) जी का मिसयूज ना कर पाओ, तुम्हें कौन सी रोक लगाई है? 19(6). तो सर 19(6) क्या कहता है? लो अपने आप पढ़ लो 19(6) क्या कहता है, लो भैया पढ़ लो हिंदी वाला, ये लो। ठीक, साफ साफ सरकार कहती है यहाँ पर कुछ भी नहीं, जो सरकार का मन करेगा सरकार उस पर मोनोपोली कर सकती है। क्या गजब बात लिख दी सरकार ने। आज अंबानी जी जियो चला रहे हैं, कल को सरकार को लगे जियो हमको चाहिए, ये बिजनेस हम टेक ओवर करेंगे, तो सरकार कर सकती है। सीधी सीधी बात, आज की डेट में आपके बिजनेस पर रेस्ट्रिक्शन कितनी लग गई है, जीएसटी, सेस, वैट ये सब हटा उठो के तो जीएसटी लाए थे, जीएसटी मैंने बोला, तो इन सब चीजों को लाने के बाद धीरे धीरे आपके बिजनेस में और सारी चीजें बढ़ती जा रही है। सरकार कभी भी आपके बिजनेस में कोई इंटरफियरेंस कर सकती है, और अगर आप ऐसा बिजनेस कर रहे हो जो सरकार को लगता है देश के लिए खतरा है कि सिर्फ ये भारत की पूरी ट्रेन खरीद के चलाना चाह रहा है, तो सरकार कहेगी हटो, नया ऑर्डर निकाल देगी, आज से भारतीय रेल चलाने का दायित्व सिर्फ केंद्र और राज्य सरकार का ही होगा। तो तुम कोई भी व्यवसाय भारत में नहीं कर सकते, व्यवसाय कर सकते हो परंतु कोई भी व्यवसाय नहीं कर सकते, ये ध्यान रखना। तो व्यवसाय पर पूर्ण रूप से रोक लगाती है, और पहले ये सरकार के पास अधिकार नहीं था,
अनुच्छेद 19(1) के लास्ट आर्टिकल जिसको जी बोलते हैं, उसमें संविधान के पहले संशोधन में सरकार ने ये डाला। सर क्यों डाला? तो भैया कोई ना कोई वजह तो होगी, तो लो भाई वजह से भी अवगत हो लो। लिखो हेडिंग, केस का नाम सीपी विरार मोटर एक्ट। लिखो सीपी, ये जुडिशरी वाले बैठे हैं, सीपी विरार, अंबिका मिल्स, ये सारे केसेस पड़े हुए, पोस्ट एंड प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉस बता रहा हूं। सीपी विरार मोटर्स एक्ट 1947, ठीक है। अब तुम्हें मैं बता देता हूं, ठीक। जगह का नाम है इंदौर। इंदौर कहां पड़ता है सर? मध्य प्रदेश। अब तो 8 बार इंदौर और इस बार साथ में गुजरात, दोनों ही सबसे ज्यादा स्वच्छ शहरों में उनका नाम आता है। इंदौर तो रिकॉर्ड ही बना चुका है, सबसे ज्यादा स्वच्छ नाम है। बेटा मध्य प्रदेश की बात है, जगह का नाम है इंदौर। एक आदमी था और ये आदमी बड़ा खुश रहता था, क्यों? क्योंकि पूरे मध्य प्रदेश के इंदौर के अंदर चलती थी सिर्फ इन्हीं की कार और बस, ठीक। सिर्फ ये अपना ट्रांसपोर्ट का काम करते थे। एक दिन सरकार को ये बात हजम नहीं, सरकार ने क्या करा? सरकार ने कहा ये व्यक्ति तो अकेले पूरे इंदौर में बस चला चला के मालामाल हो रहा है, इतना मालामाल हो रहा है कि सरकार के पास टैक्स नहीं आ रहा, लेकिन सारी की सारी तो कार ये चला रहा है। तो बेटा हुआ क्या, सरकार ने सीपी विरार मोटर्स एक्ट नामक एक अधिनियम का प्रयोग करके ये जो ट्रांसपोर्ट का सिस्टम है इसको परिवर्तित करके लिख दिया कि आज से पूरे राज्य के अंदर सिर्फ सरकार ट्रांसपोर्ट की बसें चलाएगी। ये भी बहुत शातिर था। ये बोला कि ये जो तुमने अधिनियम उठाया है ये 1947 का बनाया हुआ है और अभी क्या चल रहा है 1950। और आपको पता होना चाहिए कि संविधान की टकरार दो चीजों में होती है। पहला, संविधान बनने के बाद अगर कोई विधि गलत हुई तो क्या होगा, या संविधान बन चुका है लेकिन इससे पूर्व के कानून का क्या होगा। हम ये भी नहीं कह सकते कि संविधान बनने से पूर्व के कानून डिलीट कर दिए। कैसे? क्योंकि भारत दंड संहिता कब तक चली? 2023 तक। बनी कब थी? 1860। अभी भी भारत के अंदर ऐसे कानून हैं जो अंग्रेजों के समय पे बने लेकिन लागू होते हैं। तो बेटा इस बीच के सेटलमेंट के अंदर हमें करना पड़ा संविधान के अंदर संशोधन। इसीलिए 19(1)G में पहला संविधान संशोधन के साथ ही जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था पहला, उसी में कब हुआ था? 1951 में, जिसके जरिए आरक्षण दिया था। उसी समय ग्राउंड डालना पड़ा कि सरकार चाहे तो किसी भी बिजनेस में मोनोपोली कर सकती है। समझे बात को? सरकार से टकराओगे इतनी भाई आसान बात थोड़ी ना। तो इसीलिए 19(1) के जी में पहले संविधान संशोधन से ये प्रावधान डाला। कोई डाउट किसी को? हर चीज क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए मेरी क्लास में, ठीक है। जैसे एक टेलर है पीलीभीत में, परवेश टेलर, बहुत बढ़िया कटिंग करते हैं वो, ऐसे ही सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए, ठीक। चलो ठीक है, आ जाओ। ठीक है, आर्टिकल 19(1)G हो गया। इस पे रोक कौन लगाता है? आर्टिकल 19 का 6। सर इसके बाद कोई आर्टिकल है ही नहीं। सर ई के बाद आप डायरेक्ट जी पे क्यों आ गए? क्योंकि बेटा एफ को क्या कर दिया है? खत्म। कौन से संविधान संशोधन द्वारा? 44 में। कोई दिक्कत हो तो बताओ। हाँ सूरज, दो पूछो। सर 1951 में संशोधन हुआ था, उसमें लोकसभा और राज्यसभा अगर 1951 में आप लोकसभा राज्यसभा की बात कर रहे हो तो उसके फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के अंदर लोकसभा एंड राज्यसभा, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि पहली बार इलेक्शन थे, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए कि संसद थी। और यहाँ पर जो जिस तरीके के पीपल थे वो डायरेक्टली चुन के नहीं आए थे, वो रिप्रेजेंटेटिव प्रणाली के तहत चुन के आए थे, उनके पास पावर थी। क्योंकि 1946 से जब संविधान बनना शुरू हुआ तो उससे पहले चुनाव कराए गए थे 389 सीटों पर, और वो जो 389 सीटों के चुनाव कराए थे वो ऐसे चुनाव नहीं थे, वो 10 लाख की आबादी पर किसी एक को भेजा था, तो संविधान सभा एग्जिस्ट करती थी। ठीक है, क्लियर हो गया? बढ़े आगे। गुड क्वेश्चन। जो भी दिमाग में क्वेश्चन आए पूछो। कभी कभी ऐसा होता है कि मुझे भी पढ़ने का मौका मिलता है। ठीक, हमने 19C कर लिया, मूवमेंट कर लिया। हाँ, ये बहुत बढ़िया पॉइंट है बेटा। कर्फ्यू, सरकार भ्रमण का अधिकार रोक सकती है। कैसे? जब गुजरात में प्लेग फैला था, प्लेग नामक बीमारी, ठीक है, तो गुजरात में सबसे पहले कर्फ्यू लगा दिया था, लोगों को रेलवे स्टेशन पे ही रोक दिया था। तब भी करा गया था क्वारंटाइन। जो तुम कोविड के समय क्वारंटाइन सुन रहे हो ना, ये सरकार के पास पहले से ही प्रावधान था, एपिडेमिक एक्ट 1857 का। तो याद रखिएगा, आज भी सरकार चाहे तो कर्फ्यू लगा सकती है। एक बड़ा अच्छा तुम्हें केस बताता हूँ। यहाँ पर LLB वाले बच्चे ही बैठे हैं ना, राम जेठमलानी का नाम सुना है? अब तो लेट राम जेठमलानी कहेंगे, चलेगा। हाँ बेटा, ये लॉयर्स के सबसे बेस्ट वर्जन थे, इनसे अच्छा लॉयर नहीं हुआ। हुआ क्या, बात है महाराष्ट्र की।
और महाराष्ट्र में 144 धारा लगा दी गई थी। धारा 144 का शुद्ध मतलब ये होता है कि कहीं पे भी वैसे 5 का प्रावधान, लेकिन सरकार इसे नियंत्रित करके 4 भी लगा सकती, 4 लोग एक साथ इकट्ठे नहीं होंगे। तो इन्होंने पूरे महाराष्ट्र में प्रतिबंध लगा दिया। कोई बात नहीं बेटा, इस बात का बुरा लग गया राम जेठमलानी को। राम जेठमलानी ने कहा कि धारा 144 लगानी थी तो उस एरिया में लगा देते जहां दंगा हुआ, पूरे महाराष्ट्र में क्यों लगा दी। ये पहुंचे सुप्रीम कोर्ट और जज साहब के पास इन्होंने जाके दलील दी कि जज साहब ऐसे तो जरा गिनती करिए, एक आप, दूसरा पुलिस वाले, तीसरा उनके वकील, चौथा मैं और 5वां मेरा जूनियर, तो हम लोगों को तो अरेस्ट हो जाना चाहिए क्योंकि 144 तो यहीं पे ब्रेक हो गई। तो बेटा सुप्रीम कोर्ट ने इसमें ये नियम बना दिया कि धारा 144 चाहे तो सिर्फ इस क्लासरूम के एरिया पे भी लग सकती है, चाहे तो पूरे डोमेन में भी लग सकती है, यानी धारा 144 स्पेसिफिक एरिया पे भी लगाई जा सकती है। समझ गए, ये ध्यान रखो। चलो अब आते हैं हमारे तुम्हारे सबसे फेवरेट आर्टिकल पे जिसका नाम है, तो हुआ ये, बदलते हैं। एक दिन पलक ने अपने घर पे चूहा मार दिया और फिर दूसरे दिन पलक ने कॉकरोच भी मार दिया। तीसरे दिन पलक को ये महसूस हुआ कि अरे मम्मी मैंने हत्या करी है, क्योंकि न्यूज में दिखा रहे थे हत्या के जुर्म में एक व्यक्ति को डाला गया जेल में आजीवन के लिए। पलक रोने लगी। पलक ने कहा मम्मी मेरे से भी तो मर्डर हो गया, मैंने उस दिन चूहा मार दिया, अगले दिन कॉकरोच मार दिया। मम्मी अब तो बेल का इंतजाम कर लो, अभी सिर्फ सर को फोन कर दो, पैसे पहुंचा दो 25,000, अब तो जेल होगी सीधे सीधे। तो इनकी मम्मी ने मुझे फोन मिलाया, बोले सर पलक डर गई है। मैंने कहा अरे आंटी टेंशन लेने की जरूरत है ही नहीं, भारत में चूहा और कॉकरोच मारने पर कोई भी कानून है ही नहीं। तो पलक ने कहा कोई भी कानून नहीं है मतलब सर हत्या तो हत्या है ना, चींटी की करो, सांप की करो, किसी की भी करो, मानव की करो। तो मैंने कहा नहीं बेटा ऐसे संविधान नहीं चलता। संविधान का अनुच्छेद 20 का पहला प्रावधान कहता है कि तब तक आपको सजा नहीं दी जा सकती जब तक भारत में उस चीज का कानून नहीं होता है। सर बहू को पीटा, धक्का दिया, चूल्हे में जल के मर गई, दहेज प्रथा। सर बहू को पंखे से टांग दिया तो भी भैया धाराएं हैं। किसी को मेंटल टॉर्चर कर दिया, धाराएं हैं। हर चीज का भारत में कानून है। अनुच्छेद 20 एक सीधी बात कहता है कि जब तक भारत में कानून नहीं तब तक उस चीज की सजा नहीं। कैसे? क्या 1951 में पता था बाबा साहब को कि टेलीग्राम नाम की कोई चीज आएगी, स्नैपचैट नाम की चीज आएगी जिससे तुम दिखने भले चीलो उस पे जाकर के कबूतर दिख सकते हो? ऐसी कोई चीज पता थी बाबा साहब को? नहीं पता थी। तो बाबा साहब प्रावधान ये कर गए, बाबा साहब प्रावधान ये कर गए कि जब भी अगर भविष्य में कोई भी नई चीज आएगी तो उसको खत्म या कंट्रोल करने के लिए क्या बनाना पड़ेगा? विधि। बिना विधि के भारत में किसी को सजा नहीं दे सकते। ये ध्यान समझना। आज की डेट में अगर आप कोई जुर्म करें तो पुलिस वाला आपका चालान काटेगा। अब लोग मजे भी लेते हैं, लोग कहते हैं 3 बैठाले चालान है तो 6 बैठाले काट के दिखाओ। अरे भैया तो तुमने 3 भी तो बैठाले हैं, 3 उतार के चालान काटते, लेकिन काटेगा तो जो, तो समझना। तो 20 एक कहता है कि जब तक विधि नहीं तब तक भैया कोई सजा नहीं। इसी को बोलते हैं एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। लिख लो, बाद में वनडे एग्जाम में आएगा, कहोगे पढ़ाओ ना मास्टर ने, हमारे टेलर ऐसे ही है जो दूसरे वाले। हाँ लिख लो, एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। बेटा इसका मतलब होता है जब तक विधि नहीं तब तक सजा नहीं। सर कंप्यूटर हैकिंग कर ली एक लड़के ने और मुझे पता ही नहीं था कैसे होती है। तो बेटा इसका सीधा तुम्हें मैं एग्जांपल देता हूँ संजय भैया से लेके। कैसे? सर ये वाले संजय भैया नहीं, संजय दत्त। लिख लिया एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ? लिखो, एक दिन पाकिस्तान से एक शांति दूत आया, ठीक है, लाल रंग से लिखा मैंने शांति दूत का नाम। एक दिन पाकिस्तान से शांति दूत आया और उसने आते ही मॉल के अंदर 25 लोगों को मार दिया। अब उस समय भारत के पास में कोई कानून था ही नहीं कि कोई विदेश से आके आतंकवादी गतिविधि करे। तो बेटा दुख की बात यह थी कि इस टेररिस्ट को भी जो सजा दी गई वो सजा दी गई धारा 302। धारा 302 उस पर भी लागू होती है, किसी नॉर्मल व्यक्ति ने नॉर्मल व्यक्ति को मार दिया हो। लेकिन इसने तो कितना बड़ा अपराध करा है कि ये पाकिस्तान से आया और देश में हमारे राष्ट्र को कमजोर करने के इरादे से आतंकवाद करा। तो बेटा बड़े बड़े टेररिस्ट छूट गए क्योंकि कानून ही नहीं था। इसकी वजह से सरकार को लाना पड़ा था टाड़ा, और ये टाड़ा इतना खतरनाक हो गया था कि संजय दत्त के पिताजी ने इसे खत्म कराया, वरना संजय दत्त के घर पे AK-47 निकली थी, चलाई नहीं थी, उन्हें टाड़ा के अंतर्गत जेल पहुंचा दिया था। और इतना खतरनाक कानून था कि वैसा ही वाला जैसा रोलेट एक्ट था, ना अपील ना वकील ना दलील। तो ये ध्यान रखना, जब तक कानून नहीं सजा नहीं तो सर हम फिर चूहे कॉकरोच मारे नहीं, नैतिकता भी होती है, ठीक है, भले ही वो तुम्हारी फेवरेट ड्रेस काट दे रहा है। चलो अगली स्टोरी।
आर्टिकल 20 की है। सर अगर ये संरक्षण की श्रेणी में आ जाएंगे तब तो सर अपराध हो जाएगा ना। हाँ, लेकिन संरक्षण की श्रेणी सरकार डालेगी, समझो, कम होगा इसलिए कह सकते हो। एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ लिख लिया। अगला वाला और इंटरेस्टिंग है, इसमें दो जो लिखा हुआ है वो दो बड़ा मजेदार है। कैसे? पलक ने बड़ी मुश्किल से बड़ा मेहनत करके, चलो पलक तो सीधी बच्ची है और तेज बच्ची है, क्या नाम बेटी आप सो रही हो थोड़ा सा जग जाओ, नहीं नाम है, एक दिन नहीं ने सरमीना, एक दिन सरमीना ने, मीना नाम है, मीरा, गुड, वाह भाई वाह, राधे कृष्ण जी की पूजा वाले वैसे घर में आता है, मीराएं निकल लगता है। चलो हमारे घर में भी है लड्डू गोपाल वाला, पता ना सबको कि लड्डू गोपाल परमानेंट अपने साथ रखने, एक दिन लड्डू गोपाल खुद ही कहने नहा भी लिया करो, ठीक? तो समझो, तो समझिएगा। हुआ ये, बेटा ध्यान से सुनना, एक दिन मीरा ने बड़ी मशक्कत करके अपने पड़ोसी की साइकिल उठा ली, ठीक, क्योंकि वो अच्छी थी, पिंक कलर की, लेकिन मीरा को उसके पीछे सजा भी मिली, ठीक है, मीरा एंजॉय करना है सचो। मीरा ने बड़ी मुश्किल से बड़ा अच्छे से अपने पड़ोसी की बाइसिकल उठा ली, बाइक कह लो। हुआ ये कि मीरा को इसके लिए 3 मंथ का कारावास मिला। अब जब मीरा बाहर आ गई तो इनके पड़ोसी को चैन नहीं पड़ा, वो फिर पुलिस चौकी गए, फिर FIR लिखवाई उसी वारदात की, और फिर से मीरा को जेल कराने की कोशिश करी और वापस से मीरा को जेल कराने का प्रयास करा 3 महीने का। तो भैया अगर तुम भी ऐसी कुछ मनसा रखते हो अपने पड़ोसी से तो नहीं कर सकते। एक जुर्म की, एक अपराध की एक ही बार सजा मिलती है। अगर इन्होंने साइकिल अब दूसरे पड़ोसी की उठाई तो वो एक नया केस हो गया, लेकिन एक व्यक्ति के साथ 10 साल पहले करी हुई चोरी की सजा उसी समय सुना दी जाएगी, बार बार सजा नहीं मिलती। इसलिए इसे, इस आर्टिकल 20(2) को जबरदस्त तरीके से पढ़ना। इसमें होता है कि नो वन कैन बी पनिश्ड ट्वाइस। बात आई समझ में? बात आ गई? चलो भैया, अब आर्टिकल 20 का 3 समझो ध्यान से। इसके लिए मीरा से संबंधित एक बात याद आई। मीरा आपने पढ़ा होगा, मैया मेरी मैं नहीं माखन खायो। तो भैया ये जो आर्टिकल है, आर्टिकल 20(3), ये उसी की बात करता है। जो कृष्ण जी ने झूठ बोला है यहाँ पर, वैसा झूठ आप सब बोल सकते हो। कैसे करके? वो ऐसे कि अगर किसी दोषी पर कभी भी मामला चलता है और वो न्यायालय में गया तो उससे पूछा बताओ तुमने चोरी करी, तो वो कहेगा नहीं। बिल्कुल जज साहब के सामने वीडियो चल रही है, CCTV में दिख रहा है कि उस दिन लाल रंग की शर्ट पहनी है, चश्मा कैसा लगाया है, ब्लैक पैंट पहनी है, तभी मैंने शर्ट बदल दी, वरना तुम कहते सर सामने ही है झूठी। तो CCTV फुटेज में एकदम क्लियर दिख रहा है कि इसी भाई साहब ने साइकिल उठाई, तब भी जज साहब मुड़ के बोले अब क्या कहना चाहेगा? बोले मैं आर्टिकल 20 का 3 जानता हूँ। नो, क्योंकि बेटा आर्टिकल 20 का 3 कहता है कि विरल से विरलतम अपराध करा हो परंतु व्यक्ति स्वयं के प्रति कभी भी साक्ष्य नहीं दे सकता, अपने आप को दोषी नहीं बता सकता। इसे बोलते हैं सेल्फ इनक्रीमेशन। सर इसका भी नाम बता दो, इसे भी प्यार से बोलते हैं डबल जियोपार्डी। अगर तुम ये नाम लिख लोगे तो बेटा यकीन मानना मेंस में लिखने में आनंद आएगा। ये लॉ वाले बच्चों को भी पता होंगे, जैसे एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, डबल जियोपार्डी और लास्ट में सेल्फ इंक्रीमेशन। फिर से याद समझ लो, बिना कानून के सजा नहीं, एक बार पकड़े जाने पे दूसरी बार उसी अपराध की सजा नहीं, 2 बार नहीं। लेकिन याद रखना तुम केजरीवाल की तरह बुरी किस्मत लेके पैदा हुए हो तो हो सकता है ईडी ने जेल में डाल रखा, CBI तिहाड़ पहुंच के फिर से उठा दी। अपराध एक ही है लेकिन 2 जांच एजेंसियां कार्रवाई अलग अलग कर सकती हैं। जे ध्यान रखना, बात आई समझ में? केजरीवाल 21 मार्च को पकड़े गए, जेल के अंदर थे, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जिसमें 100 करोड़ रुपए की रिश्वत की बात है, शराब घोटाले की। तो बेटा उन पे ईडी की जांच और कार्रवाई तो चली रही थी, CBI दूसरे मामले में जेल से उठाने पहुंच गई जो उससे जुड़ा हुआ था। तो 2 जांच एजेंसियां एक ही व्यक्ति को अलग अलग सजा दे सकती है, ये ध्यान रखना। तो समझ गए? तीसरा, कोई भी व्यक्ति अपने प्रति साक्ष्य नहीं दे सकता। JNU ऐसी जानी मानी यूनिवर्सिटी नहीं, JNU के बच्चों ने शराब पी शाम को, छोटा मोटा लड़ाई दंगा करा, पुलिस अगले दिन लेने पहुंची उन सबको अरेस्ट करने और सबसे कहा कि तुम अपने ब्लड का सैंपल दे दो, हमें जांच करनी है। तो सबने उनसे कहा कि बेवकूफ हो क्या, आर्टिकल 20 का 3 नहीं पढ़ा? हम कह रहे हैं हमने शराब पी, हम कह रहे हैं हमने जुर्म करा, लेकिन तुझे ब्लड सैंपल नहीं देंगे। क्यों? आर्टिकल 20 का 3। हम अपना ब्लड सैंपल अपने प्रति साक्ष्य क्यों दें? तो बेटा याद रखना इस केस का नाम था सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटक। अब आई बात समझ? हाँ भाई आगे बढ़े, समझ आया होगा सब? गर्मी तो देखो बेटा लगेगी, मैं भी इंसान हूँ, नहा के आया तो हाँ। नहाने से ही और लग रही, गौर करिए, ठीक? चलो भैया यहाँ तक कोई डाउट? आर्टिकल 19-20 आगे बढ़े, आर्टिकल 21 पे आ जाए। बेटा आर्टिकल 21 जितना खूबसूरती से लिखा गया है उतना ही ज्यादा सुप्रीम कोर्ट से अपराध हो गया। कैसे करके?
अब मैं थोड़ी देर के लिए तुम सबको जज बना रहा हूँ, बिल्कुल मत समझना कि मैं जुडिशरी की पढ़ाई करवा रहा हूँ, लेकिन थोड़ी देर के लिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि प्रक्रिया कैसे काम करती है न्याय की, और फिर तुम्हें बताऊंगा कि क्यों मैंने पढ़ाई। ठीक है, एक दिन हुआ ये, अरुण को ले लेते हैं। अरुण के घर के पड़ोस में एक भाभी बोली कि हमारे पति हमें बहुत पीटत है। तो अरुण ने कहा मैं अरुण तुम्हें इंसाफ दिलाऊंगा, मैं सिर्फ इंसाफ, पैसा अपना ही लगाइए, समझो। तो अरुण ने उस महिला के पति के ऊपर इस जुर्म के एवज में लिखवा दी FI। जब FIR लिखी जाती है तो पुलिस शुरू क्या कर देती है, इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन में पुलिस चाहे तो क्या कर सकती है, अरेस्ट। और अरेस्ट करने के बाद पुलिस को अगर आपके खिलाफ साक्ष्य नहीं मिले तो पुलिस आपको क्या कर सकती है, बेल भी दे सकती है, रिलीज भी कर सकती है। और अगर आपके खिलाफ साक्ष्य मिल गए तो आपको 24 घंटे के अंदर किसके समक्ष प्रस्तुत कर देगी, नजदीकी मजिस्ट्रेट में। अब मुझे ये बताओ प्यारे बच्चे बच्चियों, आर्टिकल 21 की जरा एक बार भाषा पढ़ते हैं तब आनंद आएगा। ठीक है सर, क्यों पढ़ा रहे हो आर्टिकल 21? लो बेटा तो मैं समझो आर्टिकल 21 समझ में आएगा। हाँ ये भी हो गया, जरा इसको पढ़ो, पढ़ो 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 पढ़ो, पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। समझ आ रहा है बेटा, पीछे सबको दिखाई दे रहा है, बोर्ड दे रहा है। हाँ, आर्टिकल 21 ये कह रहा है भाई कृष्णपाल जी, किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता, मैं भी आराम से रिलीज घूम रहा हूँ, पलक में हाथ पकड़ के लिया, रुक जाओ सर यहीं, इससे आगे मत जाना, नहीं आर्टिकल 21 वायलेट हो रहा है। तो फिर बेटा मुझे अच्छे से देख करके बताओ, तो फिर क्यों अभी मैंने तुम्हें पढ़ाया कि पुलिस को ऐसा कौन सा अधिकार मिल गया जिसके तहत पुलिस ने तुम्हें अरेस्ट कर लिया? बताओ, पूरी प्रक्रिया तो यही थी ना, काहे गायब हो गए, आ जाओ। ठीक है, फिर पुलिस ने कैसे तुम्हें अरेस्ट कर लिया, तुम्हारा आर्टिकल 21 क्यों नहीं वायलेट हुआ, उल्लंघन क्यों नहीं हुआ, बताओ। दैहिक स्वतंत्रता आपको मिली है, मुझे मिली, फिर पुलिस कैसे तुम्हें हैंडकफ लगाती है खट्ट से और तुम्हें ले जा रही है? क्योंकि बेटा बाबा साहब से ज्यादा इंटेलिजेंट व्यक्ति इस दुनिया में अभी तो पैदा नहीं हुआ, ना ही हो पाएगा। जरा इसको ध्यान से पढ़ना, और अब तुम्हारे ज्ञान चक्षु खुल चुके होंगे। फिर से पढ़ो, किसी भी व्यक्ति, पढ़ो जोर जोर से, उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा। इंग्लिश में इट इज कॉल्ड प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। यानी अगर पुलिस तुम्हें पकड़ रही है तो वो सजा, और अगर मैं मारुति बैन ला के मुंह पे कपड़ा लगा के उठा रहा हूं तो भैया जुर्म, किडनैपिंग। बात आई समझ में या नहीं? क्योंकि दैहिक स्वतंत्रता के साथ अपवाद जोड़ना जरूरी है, वरना क्रिमिनल तो गोली मारने के बाद खुद ही कहेगा आओ उठा मेरे उठा लो, मेरी तो दैहिक स्वतंत्रता है। तो इसीलिए अनुच्छेद 21 में लिखा है कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से उसे वंचित किया जा सकता है। और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कौन सी है, जो अभी मैंने आपको बताई। सर फिर से दिखा दो एक बार। तो इसमें तो इसको मतलब फांसी भी आ जाएगी 100%, वरना फांसी देने पर जज को सजा क्यों नहीं होती? सेक्शन 77 आईपीसी 78 दो होते हैं। 77 के अंदर हैंगमैन का जिक्र है, जो फांसी देता है आईपीसी का, उसमें साफ लिखा है कि आईपीसी विधि का पालन कर रहा है। वरना हैंगमैन ने कितने कत्ल कर दिए फ्री फ्री में, जैसे जो कॉकरोच चूहा मार रही है वैसे हैंगमैन लोगों के लिए लटका के खट गिर गया। तो समझो बात को। यहाँ पर कोई डाउट हो तो बताइए आर्टिकल 21 में। आगे बढ़े, लो सर आगे बढ़ जा रहे हैं। अब आर्टिकल 21 में कृष्णपाल ने कहा कि सर दो शब्द लिखे हैं, एक लिखा है सर लाइफ, एक लिखा है लिबर्टी। तो भैया बताओ पहले किसको पढ़ना चाहोगे? हाँ, लिबर्टी पढ़ना चाहोगे कि लाइफ पढ़ना चाहोगे? चलो भैया लो, जीवन का ज्यादा तुम्हें चस्का है तो लो जीवन पढ़ो। लिखो, कॉपी में लिखो जो मैं लिखवा रहा हूँ। लिखो लिखो। जो बच्चे नहीं आए हैं आई होप थोड़ा बहुत तो समझ आएगा। वो ये केसेस हैं, केसेस पी रतिनम, ज्ञान कौर वर्सेस कुलवंत सिंह, स्टेट ऑफ पंजाब। उसके बाद तीसरे नंबर पे अरुणा सानुभाग विच इज कॉल्ड इच्छा मृत्यु केस, पैसिव यूथेनेशिया केस। तो सर आप ये जीवन से जोड़ के क्यों बता रहे हो? मैं बता रहा हूँ, बता रहा हूँ। एक दिन मेरे पास में, क्या नाम है आपका? है राखी, राखी नाम, पहली बार में सही कैसे हो गया? चलो, तो एक दिन राखी जो है
वो यूपीएससी 16 जून का देने के बाद पेपर बिना तैयारी के एक दिन यहाँ बैठी थी ये डरमन की छत पे, और मैंने दूर से देख लिया। मैं गया, मैंने कहा बेटा क्या कर रही हो? इनके पास में रेजर मार्क 3 टर्बो नया ब्लेड था 20 रुपए वाला, ठीक है। मैंने कहा बेटा तुम्हें तो दाढ़ी भी नहीं आती, क्या करना चाह रहे हो? तो बोली सर मेरे पड़ोसी पूछेंगे कि बेटा तुमने पेपर दिया, अब तुम्हारा रिजल्ट क्या रहा? और सर मैंने बिना तैयारी के दिया था, तो भैया मेरा रिजल्ट तो सर निगेटिव ही आना था। तो मैंने कहा बेटा कोई दिक्कत नहीं है, घर चलो, ऐसे अपना जीवन समाप्त नहीं करते। तो तुरंत ही मुझसे रागी ने कहा कैसी बेवकूफों की बातें कर रहे हो? जब आर्टिकल 21 में जीवन लिखा है तो जीवन मेरा है, और मैं जीवन को चाहे बनाए रखूं चाहे अपने जीवन को खत्म कर दूं। बहुत बड़ा पॉइंट है, ध्यान से समझना। तो मैंने कहा राखी ऐसे थोड़ी ना चलता है। मैंने राखी को चैलेंज करा, राखी ने कहा हत्या तो बाद में होगी, सुसाइड बाद में होगा, पहले सुप्रीम कोर्ट चलो, पहले इस बात का मामला लेते हैं। तो बेटा सेम काम करा था पी रतिनम ने, सेम काम करा था पी रतिनम ने, धोखे से ये बच गई। इन्होंने सुसाइड अपना ट्राई करा, अटेम्प्ट करा, सुसाइड करने के समय पर ये बच गई। और भारत का कानून देखो, भारत के कानून में धारा 309 थी, अब भी है, भारतीय दंड संहिता की, जो ये कहती है कि अगर तुम अपनी हत्या करते समय बच गए तो तुम्हें 7 साल की सजा है जेल में। अब व्यक्ति कहेगा कि मर ही जाते, 7 साल की सजा जेल लेने से बेटर है। ये कानून है, भारत के अंदर कानून है, धारा 309। तो बेटा पी रतिनम के केस में सुप्रीम कोर्ट के सामने राखी का स्टेटमेंट आया। जैसा राखी ने बोला, उसने कहा कि अगर आर्टिकल 21 में लाइफ है तो आर्टिकल 21 में जीवन खत्म करने का भी अधिकार मेरा है। तो बेटा इस बात पे पता नहीं सुप्रीम कोर्ट कौन सी मॉर्टीन सूंघ के बैठा था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा यस रतिनम यू आर राइट, जब तुम्हें जीवन जीने का अधिकार है तो जीवन खत्म भी तो कर सकती हो, और इस कानून को वैलिड ठहराया। कोई बात नहीं, मजे लो। अब 2 साल बीत गए। हुआ ये कि ज्ञान कौर के लड़के ने शादी करी। ज्ञान कौर के लड़के ने जब शादी करी, ठीक है, बड़ा खुश है, ठीक है, हाँ सुनो। तो बेटा जब ज्ञान कौर के लड़के ने शादी करी इस लड़की से, तो खासकर भारत में इंडिया पाकिस्तान की तरह तरह सास बहू विवाद भी देखने को मिलता है। अब सास अपनी बहू से इतनी परेशान हो गई कि बार बार इसको ताने देती रहती, जा मर जा। एक दिन उसने ऐसा करा भी, उसने पंखा लिया, रस्सी डाली और आराम से उसने पंखे पे लटक के मर गई। अब भाई मामला तो चलना ही था। तो जब सुप्रीम कोर्ट में ज्ञान कौर का केस पहुंचा तो ज्ञान कौर से जज ने कहा कि तुमने इसको मार दिया, अब तुम्हें हत्या की सजा होगी। बोले अरे सुप्रीम कोर्ट के जज साहब, इतने बड़े आप जज हो और आपको जरा सी भी तमीज नहीं। जज साहब बोले कहना क्या चाहती हो? बोले मैं उसकी मदद कर रही थी, आपने बोला कि आर्टिकल 21 में जीवन जीने का अधिकार है तो जीवन खत्म करने का है। कब बोला? पी रतिनम के केस में। तो मैं अपनी बहू की मदद ही तो कर रही थी, वो पंखे तक पहुंच नहीं पा रही थी, तो मैंने उसे स्टूल दिया, दुपट्टा दिया, वो लटकी, मैंने पंखा बंद करा, वो मर गई, मैंने उसका मौलिक अधिकार प्रायोजित करा, उसकी प्रैक्टिस करी। तो इसके लिए भी भारत में धारा थी 306। तो बेटा सुप्रीम कोर्ट को अपनी गलती रियलाइज हुई, उस दिन सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कह दिया कि सिर्फ और सिर्फ जीवन लेने का अधिकार, जीवन जीने का तो है लेकिन भैया जीवन लेने का अधिकार किसी का नहीं है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट को क्या पता था कि जीवन उसके साथ लूडो खेल रहा है, कभी 6 आएगा कभी 1 आएगा। पहले सुप्रीम कोर्ट ने हाँ करा फिर ना करा, यानी हाँ कर या ना कर, तू है मेरी किरण, अब कुछ किरण निकला है तो भैया बहन जी समझना कुछ, ठीक है। तो समझो भैया अंतिम केस, अंतिम केस क्या हुआ, बड़ा मजेदार ये आया। हाँ ज्ञान कौर को तो मतलब वो मिल गई नहीं, ज्ञान कौर को सजा नहीं मिली, बाद में दूसरा मामला चला। ये केस समझना, 1973 का टाइम था। बॉम्बे के अंदर एक हॉस्पिटल है जाना माना किंग जॉर्ज, अब तो नहीं, महाराष्ट्र के अंदर। उसके अंदर एक नर्स थी, एक वार्ड बॉय ने उसके साथ अटेम्प्ट टू रेप करा। उस अटेम्प्ट टू रेप के दौरान उसका सर दीवार पे लगने की वजह से वो घायल हो गई, और घायल होने के बाद वो कोमा में चली गई। 1973 से उसी अस्पताल में इलाज चलता रहा। बड़ी अच्छी स्टोरी है, मानवता को दर्शाती है। उसका इलाज चला और इलाज चलने के दौरान पूरे हॉस्पिटल स्टाफ ने उसकी मदद करी। लेकिन दिक्कत की बात तब हुई जब 1973 का ये इंसिडेंट था और 2014 के अंदर इसकी जो बेस्ट फ्रेंड थी पिंकी, जो वहाँ पे नर्स थी, हुआ ये कि पिंकी का रिटायरमेंट आ गया, क्योंकि भाई सर्विस का बाद रिटायरमेंट तो होता ही होता। तो पिंकी ने सुप्रीम कोर्ट के सामने एक अर्जी डाली कि ये जो अरुणा है इसकी स्थिति ये नहीं है कि कहीं से भी कोमा से बाहर आ जाए, इसकी उम्र भी हो चुकी है 60 साल से ऊपर की। अब तो इसके लिए यही अच्छा होगा कि इसका जो वो लाइफ सपोर्ट है, यानी जो आईसीयू में अंदर पेशेंट को रखते हैं, ट्यूब चलता है, हाँ, तो उस वेंटिलेटर की सेवा को खत्म कर देना चाहिए, जिससे बाकी का बचा हुआ जीवन इसका ये शांतिपूर्ण तरीके से मर तो सके। ये कितने पेन में होगी। तो बेटा सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर विचार किया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया, लेकिन ये पूरी स्टोरी और वकीलों के तर्क देखने के बाद भारत में चलता है
पैसिव यूथेनेशिया, यानी कि इसका मतलब होता है कि सकारात्मक इच्छा मृत्यु। अगर आज की डेट में आप जीते जीते अपनी वसीयत बना जाओ और वसीयत बनाने के बाद ईश्वर ना करे अगर कभी ऐसी कोई मेडिकल कंडीशन के तहत आपको रहना पड़े अस्पताल में, तो 6 डॉक्टरों की टीम आपका परीक्षण करेगी, उस परीक्षण पे एक रिपोर्ट लगाएगी, तब आपकी जो लाइफ सपोर्ट है उसको हटा दिया जाएगा। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि 2-2 करोड़ के इंजेक्शन लगते हैं, अब कोई निर्धन व्यक्ति कहाँ से लाए, तो मजबूरी में आके, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने अरुणा सानुभाग केस में पैसिव यूथेनेशिया कर दिया। सर आप ये क्यों कह रहे हो? 2019-2021 में मेंस में आईएएस के ये क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट डू यू मीन बाय यूथेनेशिया, साफ साफ पूछा गया। नोट्स बनाते चलना है ना, ताकि मेरी तरह तुम्हारे भी पॉइंट क्रिस्टल क्लियर हो जाए। बताओ। हाँ जैसे आपने बोला कि कहते हैं पैसे नहीं, ठीक, तो सर एक गरीब इंसान के पास अगर वो जाता है और उसके पास पैसे नहीं है तो वो तो सर वैसे ही मर जाता है, वैसे ही मर जाता है। बिल्कुल ठीक है, मतलब यूथेनेशिया की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बात तो ठीक है, लेकिन यूथेनेशिया का मतलब ये कि कोई ऐसा व्यक्ति जो मेडिकल सपोर्ट की हालत है, अब ये जो आप बता रहे हैं वो व्यक्ति शॉक में मर जाता है या दुख में मर जाता है, लेकिन ये कंडीशन नहीं है। डॉक्टर ने कहा इतने पैसे जमा कर, उसके पास नहीं है तो बोले मैं निकाल देता हूँ सपोर्ट या मैं आपको बाहर कर देता हूँ, तो ये भी तो सर फिर अलग क्राइम हो गया ना। नहीं, ये आप जो कहना चाह रहे हैं इसको लेके भारत में विवाद है। कुछ लोग कहते हैं कि स्वास्थ्य सेवाएं मौलिक अधिकार के अंतर्गत आती हैं, लेकिन नहीं आती। इसको लेकर के बहुत अच्छी डिबेट है, राज्यसभा टीवी पे देखना कि राइट टू हेल्थ क्या आता है, क्योंकि कई बार सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 21 में बोल दिया कि राइट टू हेल्थ भी, लेकिन है नहीं वहां पर। खैर अब आगे आ जाओ, अनुच्छेद 22 थोड़ा सा तेज चलाऊंगा मैं, अनुच्छेद 22 को समझा देता हूँ, बहुत आसान है। अगर कोई भी व्यक्ति कभी भी पुलिस के द्वारा बंदी बनाया जाए तो समझ लेना वो आपको बिना अपना बैच दिखाए ये सबूत दिए कि वो एक पुलिस वाला है, आपको अरेस्ट नहीं कर सकता। सेम बात सेक्शन 46 सीआरपीसी में भी मेंशन है। दूसरी बात यह है कि जब पुलिस वाला आपको अरेस्ट करेगा तो उसे 24 घंटे के अंदर न्यायिक मजिस्ट्रेट या नियर बाई मजिस्ट्रेट के पास प्रस्तुत करना है, क्योंकि अगर 24 घंटे से ज्यादा वो रोक रहा है तो फिर आप उसके खिलाफ एक रिट मूव कर सकते हो, बंदी प्रत्यक्षीकरण हबियस कॉर्पस की। बात आई समझ में? तीसरी बात, ये दोनों ही कानून जो मैंने अभी बोले ये लागू नहीं होंगे अगर वो देश का दुश्मन है, पहली बात। और कंडीशन 2 या फिर उसके ऊपर प्रिवेंटिव लॉ कानून चल रहा है। तो फिर ये प्रिवेंटिव लॉ कानून क्या है, जरा इसको ध्यान दे लो। भारत में 2 तरीके के सजा दी जाती है। पहला, आपने अपराध करा, आपको न्यायालय ने दंड घोषित कर दिया, आपका मुकदमा शुरू, आपकी सजा शुरू। दूसरा होता है कि अभी आपने जुर्म करा नहीं है लेकिन आप जुर्म कर सकते थे। जैसे अगर किसी एक व्यक्ति के घर से लखनऊ में अगर हमें आरडीएक्स बरामद हो जाए, पाकिस्तानी पासपोर्ट बरामद हो जाए और उनके पास कुछ ऐसा प्लान मिल जाए कि वो कहीं बम विस्फोट करने वाले थे, तो हम उसको रोक सकते हैं। अभी हादसा हुआ नहीं है लेकिन उससे पहले उसको अरेस्ट करना हो तो बोला जाता है निवारक निरोध कानून, जिसे बोलते हैं प्रिवेंटिव लॉस, याद रखना। तो इनको बस छूट मिली हुई है, बाकी भारत के अंदर कोई भी आपको बिना कानून के अरेस्ट नहीं कर सकता और जुर्म होने के बाद ही। ठीक है, आर्टिकल 23 और 24 सबसे फेवरेट आर्टिकल है मेरा। आर्टिकल 23 का मतलब समझिए, कितने लोग मानते हैं कि भारत में दास प्रथा चलती थी, स्लेवरी? मानोगे? चलती थी बेटा। अगर नहीं चलती होती तो आर्टिकल 23 कभी नहीं आता। आर्टिकल 23 स्पष्ट कहता है कि ये मानव तस्करी एवं जबरदस्ती मानव के लेबर पर रोक लगाता है। इसमें मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूं जो शायद आपने नहीं सोची होगी। क्या लगता है आपको कि प्रोस्टिट्यूशन एक जुर्म है, अपराध है समाज में? प्रोस्टिट्यूशन मतलब वेश्यावृत्ति गलत चीज है, तब भी दिल्ली में क्यों हो रहा है, पश्चिम बंगाल में क्यों होता है? ओपनली है। यहाँ पुलिस चौकी बनी है, यहाँ जीबी रोड पे सेंटर है, मैंने यूट्यूब पे देखा है दोस्तों। हाँ ठीक है, तो बताओ जरा, समझ गए? तो ये ऐसा होता है दिल्ली के अंदर, क्यों होता है, क्या लगता है? अगर वेश्यावृत्ति गलत है तो दिल्ली में बोस्टन रोड स्वामी श्रद्धानंद मार्ग पर ये अनुचित कार्य क्यों हो रहे हैं? क्योंकि बेटा आर्टिकल 23 में एक शब्द लिखा है फोर्स। अभी कोविड के बाद में जो सेक्स वर्कर्स थे उनका एक स्टेटमेंट आया था सामने निकल के कि हमारे पास तो पैसा ही नहीं है, हम क्या करें? तो सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने मामला डाल दिया कि हमारे तो कोई, भाई कोविड का मतलब क्या था, 2 फीट दूरी है जरूरी। अब उन्होंने कहा हमारा काम तो दूरी के बिना चलना ही नहीं है भैया, सेक्स वर्कर्स। तो सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला गया तो एक नया मुद्दा उठ गया कि ये काम लीगल है कि नहीं है। तब सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 23 की व्याख्या करते हुए कहा कि वेश्यावृत्ति तब तक भारत में वैध है जब तक महिला से जबरन ना कराई जाए। अगर वो बालिग है, अपनी स्वेच्छा से वेश्यावृत्ति के पेशे में आती है तो इसको एक वर्कर की तरह देखा जाए। फोर्स प्रोस्टिट्यूशन इंडिया में बैन है, लेकिन नॉर्मल प्रोस्टिट्यूशन जो वो अपनी मर्जी से करना चाहे बैन नहीं है। तो ये याद रखना, सुप्रीम कोर्ट ने बोला।
अब आई बात समझ में? हर एक एक छोटे से छोटा पॉइंट जो तुम्हारे दिमाग में आएगा क्लियर होगा, बशर्ते थोड़ा सा अच्छे से पढ़ते हुए चलो, ठीक है। अब आर्टिकल 24 सबसे बढ़िया है, ठीक। आर्टिकल 24 सीधी सीधी बात कहता है, लास्ट आर्टिकल है, इसके बाद रोक देंगे। तो लास्ट आर्टिकल ये है, आर्टिकल 24 एक सिंपल सी बात कहता है कि तुम किसी भी बच्चे से 14 साल तक की आयु तक कोई भी मजदूरी या कोई भी किसी प्रकार का फैक्ट्री में काम नहीं करवा सकते। कितने लोग मानते हैं? कितने लोग लगता है सर ये आपने बहुत बढ़िया बात कही, हम ऐसा बिल्कुल पक्के से मानते हैं? हाँ, क्या लगता है? सर ऐसा है, पर आज भी होता है। आज भी होता जो है। कि सर जो मिनाइल जस्टिस गैस है उसमें 18 और 17 दी गई है। लो इसे जरा जस्टिफाई करो। सर अभी आपने कहा आर्टिकल 24 के अंदर बाल श्रम, बाल मजदूरी कराना अपराध है, तो भैया कैसे बिग बिलियन डेज की जो घोषणा कर रहे हैं, बालक जाओ तो फैक्ट्री है भाई, ये भी तो एक प्रोडक्शन कर रहे हैं। आर्टिकल 24 का जिंदा जिंदा हनन देखने को मिल रहा है? नहीं, आर्टिकल 24 में छूट प्रदान करी है, क्योंकि भारत में जब एनालिसिस किया गया, सर्वे किया गया, तो पता चला कि जो भी 14 साल से नीचे के बच्चे हैं वो किसी और के यहाँ छोड़ो, उनके मम्मी पापा खेत में काम तो करवाते ही हैं। आलू अपने खेत में बोने जाओगे कि नहीं जाओगे? भाई तुम्हारा तो नहीं पता, गाय का गोबर मैं तो उठा के बहुत फेंकता हूँ गाँव में, अब तो गाय भी मुझे देखते ही गोबर कर देती है, पता नहीं उसे क्या महसूस हो गया, यही है सफाई करता हमारे घर के, ठीक है। एक बार मैंने नहीं भी फेंका तो क्या गाय ने पैर मार दिया, गोबर में मारा, स्टाइल दिखा रही है। उसके बाद देखो, तो बेटा याद रखना आर्टिकल 24 बात करता है इस चीज की, बच्चों के एम्प्लॉयमेंट पे रोक, लेकिन दो छूट है। कैसे? जब ये कानून बना तो जितने अम्मा बाप थे वो वोट पहुंच गए। भैया क्यों पहुंच गए? बोले ऐसा है, लेबर पड़ती है 372 रुपया की, और हम अपने बच्चे के नन्हे नन्हे हाथों से जमीन खुदवा के आलू लगवाते थे निःशुल्क, तुम हमें या तो लेबर दो या बच्चे को काम करने दो। तो भैया आर्टिकल 24 में अपवाद है कि कोई भी बच्चा एंटरटेनमेंट यानी मनोरंजन, फैक्ट्री, नाटक, DID, इंडिया गॉट टैलेंट, उसमें काम कर सकता है, जा सकता है। दूसरा अपवाद है कि खुद के घर में, चाहे फिर वो अरुण की तरह बड़ा व्यापारी हो, ठीक, बड़े व्यापारी, ठीक, चाहे फिर वो हमारे अस्मित की तरह धूपबत्ती दुकान हो, चाहे मेरी तरह 2 रुपए गिलास की दुकान हो, कुछ भी करे हो, लेकिन अगर मैं अपने घर के, हाँ देखा तुम लोग क्यों जाते हो ऐसी जगह जहाँ गिलास चाहिए होते हैं तुम्हें? इधर देखो, हाँ नहीं, ये यस बॉस कह रहे थे, जो फिर के जेम्स निकला, चलो समझ गए। तो बेटा याद रखना आर्टिकल 24 के अंदर दो छूट मिली हुई है, अपने खुद के कार्य करने की और दूसरा मनोरंजन की फैक्ट्री। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत बताओ, कोई समस्या? तो भैया ये याद रखना इसके अंदर छूट मिली हुई है। अब ये वाला जो मुद्दा है ना, इसको कल कवर करेंगे, इसलिए कल कवर करेंगे कि आप थोड़ा इंटरनेट से या जो भी आपके गुरु हो उनसे अनुच्छेद 25 से 28 पे लेके जरा डिस्कशन करके आना, बढ़िया वाला, क्योंकि मैं तुम्हें जॉन हर्लियोक का स्टेट और रिलीजन से लेके ऐसे ऐसे तथ्य बताऊंगा जो तुम्हारे लिए बड़े मनोरंजक रहेंगे। अभी रुक जाओ, टाइम तो देख लें, 3 घंटे का देखना हो गया क्या? हो गया, उसे बंद कर दो, ठीक है। कल हम लोग DPSP वीडियो बंद कर दो, करोगे? टाइम हो गया ना? अच्छा अभी कितना हुआ है? 1:25। हाँ तो इसे रोक दो, अभी हिलिए मत। एक चीज और बता दे रहा हूँ,